क्या हाल चाल, कैसे सभी बच्चे आई गेस बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का वापस आपके बेहतरीन प्लेटफॉर्म बच्चे चालीस फिजिक्स वाला पे और आपके अपने प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल यानी आर्ट्स वाला के ऊपर। बड़ा अच्छा लगता है यार तुम लोग से बात करके, तुमको बढ़ा करके, है ना। सो एक वो कहते हैं ना, वो जो पुराना वाला बॉन्ड है यार, वो ऐसा फील होता है बिल्कुल कंटिन्यू हो रहा है। चलो, तो काफी सारे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, जिन्होंने काफी बढ़िया कुछ पढ़ भी रखा है और आज कुछ नया भी पढ़ोगे तुम लोग, है ना। चलिए, तो नो डाउट कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा अपने बैचेस के अंदर, आपके बहुत सारे पेड बैचेस भी चलते हैं गेस, है ना। तो आपने बैचेस के अंदर चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। और आज इसी लेक्चर को अपन वन शॉट करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बाकी लेक्चर्स भी आप शायद देख ही रहे होगे, है ना। और बिल्कुल यार एकदम बढ़िया से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। तो आज इस लेक्चर को अपन स्टडी करेंगे, तो ये लेक्चर भी आपका कोई बहुत ही ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स वाला लेक्चर नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा टॉपिक दे दिया है जो बिल्कुल आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो लाइफ में। आपको याद होगा क्लास 9 के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो बस उसी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के जो चैप्टर है उसको थोड़ा और इलैबोरेटिव वे में हम लोग जो पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी में, ठीक है। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में आपने पहाड़ों के बारे में पढ़ा, आपने प्लाट्यूज के बारे में पढ़ा, आपने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा, आपने घाट्स के बारे में पढ़ा, आइलैंड्स के बारे में पढ़ा। बस उसी को थोड़ा मस्त इलैबोरेटिव वे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़े ज्योग्राफिकल टर्म्स के साथ पढ़ेंगे, और यही है आपका चैप्टर द स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। चलिए, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फटाफट से, है ना। अच्छा, अब क्या होता है जब आप लाइव क्लास में होते हो, तो लाइव क्लास में बहुत सारे बालक होते हैं, बहुत सारी बातचीत होती है। जब आप रिकॉर्डेड क्लास में होते हो तो रिकॉर्डेड क्लास का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि क्योंकि मैं आपसे मतलब बोल रहा हूं, डायरेक्ट बोल रहा हूं, ठीक है। आप इधर बातचीत नहीं कर रहे हो, तो होता यह है कि बच्चे आप एकदम डेडिकेटेड तरीके से ना बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई कर सकते हो। आपके पास एक वीडियो है बढ़िया, इसमें एक फ्लो में टॉपिक चल रहा है, कोई बातचीत नहीं है बीच में, है ना, कोई ऐसा बालक बीच में शैतानी नहीं कर रहा है, और एकदम डेडिकेटेड तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो। तो ये द बेस्ट पार्ट है, और इस बेस्ट पार्ट का ना एकदम बढ़िया फायदा उठाइए। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिलहाल जो टॉपिक है हमारा दैट इज स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ठीक है दोस्तों। चल चलिए, तो जब हम बात करते हैं बेटा अर्थ की, अर्थ क्या है? हमारी पृथ्वी, हमारा प्लैनेट, है ना। और अर्थ पे रहने वाले जितने भी लैंडफॉर्म्स आपको दिखाई देते हैं, मतलब पेड़ हैं, पौधे हैं, ठीक है, आपके अलावा आपके प्लाट्यूज हैं, पहाड़ हैं, आइलैंड्स हैं, है ना, घाट सेक्शन है अपना भारत के अंदर जैसे हम बात करें, और भी दुनिया में अलग अलग लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। तो बेटा ये जो लैंडफॉर्म्स है ना अर्थ के ऊपर, ये ऑब्वियस सी बात है कभी ऐसे एग्जिस्ट नहीं किया करते थे, ठीक है। ये इवॉल्व हुए, ये समय के साथ साथ बिल्डअप हुए हैं, बनते चले गए हैं। और करंट एस्टिमेशन ये बताता है कि अर्थ जो है करीब 4600 मिलियन ईयर जो है बेटा वो पुरानी है। और कई सालों के आप कह सकते हैं प्रोसेसेस के बाद जो है इसमें कई सारे चेंजेस आए हैं, जिसके चलते आप जो आज की अर्थ देखते हो वो आपको यहां पे दिखाई देती है। तो हमको ये पढ़ा है यार हमने ज्योग्राफी में बहुत बार कि दो तरीके के फोर्सेस हमेशा एक्ट करते हैं अर्थ के ऊपर चेंजेस लाने में। एक एंडोजेनेटिक होते हैं, मतलब जो आप देखेंगे कि थोड़ा सा सरफेस के नीचे होते हैं अर्थ के वो फोर्सेस, और एक एक्सोजेनेटिक होते हैं जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होते हैं वो फोर्सेस। तो ये सारे मिल करके जो है आप देखेंगे अर्थ के अंदर मल्टीपल चेंजेस लेने का काम करते हैं। सो ये जो फोर्सेस आपके, इन्होंने एक तगड़ा रोल प्ले किया है इन गिविंग द शेप टू द वेरियस लैंडफॉर्म्स। अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स, अलग अलग जो आपको फीचर्स दिखाई देते हैं अर्थ के ऊपर, उनके पीछे कहीं ना कहीं यही फोर्सेस आपके रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो इंडियन प्लेट जिसपे आप आज बैठे हुए एकदम मस्त तरीके से हैं, तो ये किसी जमाने में कहां हुआ करती थी? इक्वेटर के साउथ में, राइट। आपको याद हमने पढ़ा था कि साउथ ऑफ द इक्वेटर जो है हमारी इंडियन प्लेट हुआ करती थी इस जगह पे, ठीक है। और इनफैक्ट क्या होता है कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहलाती थी। तो फिर क्या हुआ कि इंडो ऑस्ट्रेलियन में से इंडियन वाली प्लेट थोड़ी सी टूटी और ये नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट की। तो हमने पढ़ा था यार कि साउथ ऑफ द इक्वेटर एग्जिस्ट करती थी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, एंड काफी बड़ी थी साइज में कंपेयर टू द आप कह सकते हैं जो है ना बाकी प्लेट्स जो इसके आसपास है। और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो इसका ही एक पार्ट थी। बट फिर क्या हुआ कि आपकी इंडियन प्लेट टूटी, वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट हुई और नॉर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट हुई, राइट। चलिए, तो मिलियंस ऑफ इयर्स अगर आप देखेंगे तो ये जो प्लेट है ब्रोक इनटू मेनी पार्ट्स, और आप देखोगे ऑस्ट्रेलियन पार्ट जो था वो आपका टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट मूव कर गया, और जो इंडियन प्लेट थी वो कहां मूव कर गई? टुवर्ड्स द नॉर्थर्न डायरेक्शन। और यही इंडियन प्लेट जब टकराई जाकर के यूरेशिया वाली प्लेट से, तो आप देखोगे हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ, है ना। तो मिलियंस ऑफ इयर्स अगो पहले जैसे आज आप एग्जिस्ट करता है, हमारा देश एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं हुआ करता था, राइट। तो हम लोग कहां हुआ करते थे? सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, इक्वेटर के एकदम साउथ डायरेक्शन में। ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी हमारा ही पार्ट हुआ करती थी,
और जब ड्रिफ्ट आया, जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए, जब प्लेटें टूटी, आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपनी ऑस्ट्रेलियन वाली मूव कर गई और हम लोग मूव कर गए ऊपर की तरफ। और जब टकराते हैं जाके यूरेशियन प्लेट से तो क्या होता है, हिमालयाज का फॉर्मेशन होता है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो हमारे साइंटिस्ट यही कह रहे हैं कि देखिए जो इंडियन प्लेट है वो अभी और अंदर यानी और डीप जो है जाती जा रही है आपके यूरेशियन प्लेट के। एंड एज अ रिजल्ट इसका एक बहुत अच्छा एविडेंस है हिमालयस का लगातार ग्रो करना, हिमालय की पहाड़ियों का लगातार हाइट बढ़ना। आई बात समझ में? तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो बताते हैं कि यार हमारे अर्थ के ऊपर जो इंटायर लैंडफॉर्म्स है, जितने भी आपको बदलाव दिखते हैं, ये एक दो दिन में नहीं होते बट कई साल लग जाते हैं इनको। ठीक है, आइए और समझते हैं इसको। जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट हमारा इंडियन प्लेट का वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। तो मैं आपको यही बताया है ना कि अगर हिमालयस की आप हाइट देखिए तो हिमालयस की हाइट जो है लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि इसका बहुत बड़ा एविडेंस है। राइट, चलिए अब प्राइमरली अगर आप देखोगे तो इंटरप्ले ऑफ इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, तो ये जो इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है, जो लेटरल मूवमेंट्स हैं प्लेट्स के, मतलब प्लेट्स का जो मूवमेंट है, आप देखेंगे प्लेट तीन तरीके से मूव करती है। एक कन्वर्जिंग मूवमेंट जब प्लेट्स आपस में पास आती हैं, एक डाइवर्जिंग मूवमेंट जब प्लेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में मूव करती हैं, और एक ट्रांसफॉर्म मूवमेंट अपना जब प्लेट्स ऐसे स्लाइड करती हैं। तो ये जो आपके टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं, जो आपके एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, ठीक है, इन्होंने मिल करके अगर आप देखोगे तो हमारे अर्थ के करंट स्ट्रक्चर को काफी हद तक शेप दिया है। कई सारे जियोमॉर्फोलॉजिक प्रोसेस। अब जियोमॉर्फोलॉजिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जियोमॉर्फोलॉजिक का मतलब होता है स्टडी करना कि किस तरीके से अर्थ के ऊपर लैंडफॉर्म्स बने हैं, किस तरीके से अर्थ के ऊपर जो अलग अलग आप फीचर्स देखते हो, फिजिकल फीचर्स, पहाड़, आपके प्लेट्यूज, आपके डेजर्ट रीजन्स, ये सब कैसे क्रिएट हुए हैं, इन्हीं को हम स्टडी करते हैं जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस में। तो इन सब ने मिल करके बच्चे अगर आप देखोगे तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाया है जो आज एग्जिस्ट करता है। राइट, चलिए तो वेरिएशंस के हिसाब से और स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम बांटें तो हमारे पास तीन बेसिक फिजियोग्राफिक डिविजन्स आपको देखने को मिलते हैं, या तीन आप कह सकते हैं कि मोटा मोटा आपको जियोलॉजिकल डिविजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, नंबर 1 पहला है द पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा है द हिमालयन एंड द अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, और तीसरा है द इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये तीन बड़े बड़े जियोलॉजिकल डिविजन्स हमको देखने को मिलते हैं। चलिए फटाफट से स्टडी करते हैं तीनों के बारे में। नाउ नंबर 1 सबसे पहला आता है हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक। इसको अभी एक मैप से मैं आपको बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर आप कभी भी पेनिनसुलर क्षेत्र की बात करिए, पेनिनसुलर ब्लॉक की बात करिए, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो पेनिनसुलर ब्लॉक है सिर्फ यहां से शुरू होकर यही खत्म हो जाता है, जो कि सही नहीं है। अगर आप पेनिनसुलर ब्लॉक की बात करेंगे तो एक काफी इरेगुलर सा शेप है इसका, ऐसा इरेगुलर सा लाइन फॉर्म होता है, और इनफैक्ट इसका एक्सटेंशन आपको मेघालय में भी दिखेगा, इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन आपको दिल्ली रिज के फॉर्म में भी दिखेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि बेसिकली ये पेनिनसुलर ब्लॉक है क्या। तो जो नॉर्दर्न बाउंड्री है इस पेनिनसुलर ब्लॉक की क्या है, एक इरेगुलर लाइन है जो कहां से कहां रन करी, जो कच्छ के इलाके से यहां से रन कर रही है अलोंग द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अरावली रेंजेस। तो अरावली रेंजेस के वेस्टर्न साइड से अलोंग ये जो कच्छ वाला बाउंड्री है यहां से स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है, कहां तक जा रहा है, दिल्ली तक। तो दिल्ली में एक इलाका है दिल्ली रिज करके, तो रिज का एरिया अगर आप कभी जाएंगे तो काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ सा इलाका, मतलब काफी ऊंचा नीचे सा, तो आपको फील होगा कि आप जैसे हिली एरिया में मूव कर रहे हो। राइट, तो अगर आप देखोगे तो ये स्टार्ट हो रहा है आपका, कहां से स्टार्ट हो रहा है, अपने कच्छ वाले रीजन से। ठीक है, अलोंग द वेस्टर्न साइड्स ऑफ अरावलीज और नियर द दिल्ली। और फिर अगर आप देखोगे तो ये किसके पैरेलल है, यमुना के पैरेलल है, और साथ ही साथ जो आपकी गंगा है उसके भी पैरेलल है। यानी कहां तक जाता है, जाता है आपके राजमहल हिल्स तक एंड टिल द गंगा डेल्टा। ठीक है, तो ये उसका नॉर्दर्न बाउंड्री हो गया। अब अगर आप देखोगे कि अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो आपका कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है, ये आपको देखने को मिलेगा मेघालय वाले साइड पे। ठीक है, तो जो मेघालय प्लेट्यू है, ठीक है, ये कहां पे अपना आप देखेंगे थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, एंड जो राजस्थान है हमारा वेस्टर्न साइड पे, ये भी इसी पार्ट ब्लॉक का हिस्सा है। तो पेनिनसुलर ब्लॉक आपने क्या देखा कि गुजरात के सराउंडिंग एरियाज, वेस्टर्न पार्ट अरावलीज के दिल्ली तक जा रहा है, दिल्ली रिच वाले एरिया तक। फिर आप देखेंगे यमुना और गंगा नदी के पैरेलल है ये, और राजमहल हिल्स तक आपको ये देखने को मिलता है। फिर हमने क्या देखा, इसके अलावा जो मेघालय वाला प्लेट्यू, जो मेघालय कार्बी एंगलोंग का इलाका है, ठीक है, प्लस आपका राजस्थान वाला बेल्ट है, ये भी कहीं ना कहीं इसी ब्लॉक का हिस्सा है। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं उनको कौन सेपरेट करता है, इनको सेपरेट करता है मालदा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में फॉल्ट लाइन है, बीच में आप कह सकते हैं कि अगर हम टेक्टोनिक प्लेट्स के हिसाब से बात करें तो बीच में गैप है काफी तगड़ा। ठीक है, तो मालदा फॉल्ट सेपरेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स को, ठीक है, इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। राजस्थान में जो डेजर्ट एरिया है और जो डेजर्ट लाइक फीचर्स है बच्चे, वो आपको इस ब्लॉक के ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान में क्या है, जो डेजर्ट एरिया है उसने इसको पूरा ओवरशैडो कर लिया है, इसको बिल्कुल कवर सा कर लिया है। अब इसी चीज को अपन मैप पे थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो मैप आपके सामने है, इस चीज को मैप पे थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो आपने क्या बात सीखा कि ये एक इरेगुलर लाइन है, कहां से स्टार्ट हो रही है, देखिए ये पूरा कच्छ वाला बेल्ट है अपना। ठीक है, ये गुजरात वाला सेक्शन,
कहां तक जा रही है, ये वेस्टर्न साइड्स ऑफ अरावलीज, ठीक है, डन। अब अगर आप देखोगे तो ये अपना दिल्ली रिज का इलाका है, देखिए यहां पे आपको हाइट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है बच्चों, ये है अपना दिल्ली रिज का इलाका, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो यहां सेंट्रल पार्ट में अपने पास ये मालवा प्लेट्यू है, सेंट्रल हाईलैंड्स मध्य प्रदेश है उसकी उस ऊपर वाले साइड पे, ठीक है। इधर विंध्याचल की पहाड़ियां आपको दिख जाएंगी। फिर इधर आ जाओगे तो आप बिहार वाले साइड पे, थोड़ा नीचे साइड पे राजमहल हिल्स आपको दिख जाएंगे। फिर ये अपना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मेघालय वाला जहां पे आपको कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू दिखेगा, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो है हमारा दिस इज द पेनिनसुलर ब्लॉक वाला रीजन, ठीक है। चलिए इसको और प्रॉपर मैप वर्क पे देखना है तो बच्चे इसको आप ऐसे देख सकते हो, देखिए ये अपना पूरा अरावली का बेल्ट, ठीक है। ऊपर जाएंगे दिल्ली वाले रीजन में तो दिस इज द दिल्ली रिज का सेक्शन। फिर इधर जाएंगे तो देखिए राजमहल हिल्स आपको मिल जाएंगे। नीचे आओगे तो बंगाल से लगा लगा छोटा नागपुर प्लाट्यू आपको दिख जाएगा, ठीक है। इधर आओगे तो मेघालय वाले सेक्शन में अपने को मिलेगा जो हमारा कार्बी एंगलोंग प्लाट्यू वाला एरिया है शिलोंग के पास, ठीक है। चलिए तो ये देखिए बच्चे इस तरीके से बन रहा है हमारा द पेनिनसुलर ब्लॉक, तो काफी रेगुलर सा लाइन है जो आपको देखने को मिलता है। अब यहां पे क्या है कि यहां पे आ जाता है राजस्थान का डेजर्ट, तो डेजर्ट क्या कर रहा है, इसको बिल्कुल ओवरलैप कर दे रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल एक तरीके से ढक दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे हम लोग को मिलता है द पेनिनसुलर ब्लॉक वाला सेक्शन, ठीक है। चलो नाउ अब अगर आप देखोगे लेट्स टॉक मोर अबाउट इट, तो देखो बहुत सिंपल है कि जो पेनिनसुला है हमारा ये किससे बना हुआ है, किस टाइप के पत्थर से बना हुआ है, ये बना है आपका द ग्रेट कॉम्प्लेक्स एंशिएंट जेनेसिस। जेनेसिस क्या होती है बच्चे, एक तरीके के रॉक्स है। अगर आप देखोगे ग्रेनाइट वगैरह हो गया, तो जो आपका पेनिनसुलर ब्लॉक है यहाँ पे आपको दो तरीके के पत्थर बहुत मिलेंगे। एक तो आपको प्राइमरी रॉक्स, जिसको आप इग्नियस पत्थर कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं, जो कि लावा से बना हुआ है। और दूसरा आपका मेटामॉर्फिक रॉक, यानी वो पत्थर जो हीट और प्रेशर के अंदर जो है काफी कन्वर्ट हो चुका है। तब मेटामॉर्फोसिस शब्द का मतलब होता है बदल जाना, ठीक है, बदल जाना किसी कंडीशंस के अंदर। तो रॉक्स कुछ ऐसी होती है हमारी बेटा जो हीट एंड प्रेशर कंडीशंस के अंदर क्या होता है, बदल जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में, अपने रंग रूप के हिसाब से। तो ऐसे रॉक्स को आप कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो आपको काफी ज्यादा यहां पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब अगर आप बात करोगे तो कैम्ब्रियन पीरियड के जमाने से जो हमारा जो पेनिनसुलर रीजन है एक तरीके से रिजिड, एकदम टफ पत्थर जैसा एक तरीके से खड़ा हुआ, एकदम रिजिड ब्लॉक की तरह, है ना। इसके वेस्टर्न कोस्ट को अगर हटा दिया जाए, वेस्टर्न कोस्ट में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा समुद्र वाला पार्ट आ जाता है भारत में, है ना, तो उसके कुछ रीजन आप हटा दीजिए, तो इसके अलावा आप देखोगे तो पूरा एक रिजिड ब्लॉक है ना, जो एकदम बढ़िया स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब अगर हम बात करें एज अ पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस वर्टिकल मूवमेंट्स एंड द ब्लॉक फॉल्टिंग। अब क्योंकि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था किसी जमाने में, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे आपको फॉल्टिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। फॉल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, जब ऐसे दो आपके प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं मूव कर रहे होते हैं ना, तो बीच में एक बड़ा सा गैप जैसा क्रिएट हो जाता है, इसको आप कहते हैं फॉल्ट। तो ऐसे फॉल्ट्स आपको इस पूरे ब्लॉक में काफी देखने को मिलेंगे। फिर आपकी नर्मदा जो नदी है, तापी नदी है ना, महानदी है आपकी, ये क्या बनाती है बेटा, ये बनाती है आपकी रिफ्ट वैली। अब बच्चे कहेंगे सर रिफ्ट वैली क्या होता है, देखिए तो रिफ्ट वैली क्या होता है, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, देखो इस तरीके से वैली बनाता है, घाटी बनाती जो है, नर्मदा नदी यहां पे फ्लो कर रही है। तो नर्मदा नदी एक तरीके से वाटर डिवाइड भी है। आप देखिए एक तरफ इसके विंध्याचल की पहाड़ियां, एक तरफ आपको सतपुरा की पहाड़ियां दिख जाएंगी। तो इस तरीके का रिफ्ट वैली जो है नर्मदा तापी नदियां यहां पे बनाती हुई फ्लो करती हैं, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट नदियां हैं पेनिनसुलर ब्लॉक की, अगर आप देखोगे रन नाउ। अब अगर आप देखेंगे पेनिनसुला जो है मोस्टली किससे कंस्ट्रक्टेड है, आपके बहुत सारे पुराने माउंटेन्स है, ठीक है, जो रेसिडुअल माउंटेन्स, जैसे इनमें अभी काफी टूटे हुए पहाड़ है, जैसे अरावली हो गया आपका, है ना, नल्लामला हिल्स हो गए, जावड़ी हिल्स हो गए आपके, ठीक है। फिर इसके बाद जो हो गया आपका वेलीकोंडा हिल्स हो गए, पालकोंडा हिल्स हो गए, राइट। इसके अलावा आपका महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हो गई। तो अगर आप देखोगे तो जो रिवर वैलीज यहाँ पे हैं वो बहुत गहरी नहीं है, बहुत काफी शैलो है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है मोस्टली रिवर्स भी यहाँ पे जो बह रही है पेनिनसुलर ब्लॉक में वो बहुत ज्यादा सीजनल रिवर्स है, ठीक है। मतलब मानसून के टाइम पे इन पे बारिश काफी होती है, पानी काफी होता है, बट थ्रू आउट द ईयर अगर आप देखोगे साल भर तो पानी भी इनमें कंपैरेटिवली कम है। तो जो वैलीज होती है ना, वैलीज क्या होता है, जब नदी कोई घाटी जैसा शेप क्रिएट कर रही होती है, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, वैली क्या है, दो पहाड़ है और उनके बीच में ऐसा गैप सा है ना, एकदम डिप्रेशन सा है, राइट। तो जब कभी कभी क्या होता है नदियां यहां से फ्लो कर रही होती है ना, तो दैट फॉर्म्स रिवर वैलीज। हिमालयन नदियों की बात करें तो हिमालयन नदियां काफी गहरी हैं, है ना, तो उनकी जो रिवर वैलीज हैं वो भी काफी गहरे हैं। बट वही अगर हम बात करें पेनिनसुलर ब्लॉक वाली नदियों की, नर्मदा तापी वगैरह, तो इतने गहरी वैलीज क्रिएट नहीं करती, बट फिर भी सुंदर लोकेशन से ऑब्वियस सी बातें बच्चे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट का मतलब होता है जो ढलान आपको दिखाई देगी वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है कंपेयर टू द हिमालयन माउंटेन्स, राइट। चलिए तो मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है ना ये डेल्टास बनाती है। डेल्टास क्या होते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर शेप का, अगर आप देखोगे तो इस टाइप से ट्रायंगुलर शेप का ना एक
फीचर बनता है जब कभी भी नदी आपकी जो है ना लास्ट में समुद्र से मिलने जा रही होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है अपने जितना भी सेडिमेंट्स है, मिट्टी वगैरह है, सब ऐसे ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है और पानी लेके ऊपर चली आती है, तो उसको हम कहते हैं डेल्टास। तो मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो पेनिनसुलर जो नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ड्रेन होती है और डेल्टा फॉर्म करती है। सिर्फ नर्मदा तापी को छोड़ दीजिए, नर्मदा तापी दो ऐसी बड़ी नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती, ये गिरती हैं अरेबियन सी में जाकर के, ठीक है। चलिए, अब जो डेल्टास यहां पे बना रही है नदी, आपकी महानदी है, कृष्णा, कावेरी है, ठीक है, इसके बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, राइट। चलो आगे बात करते हैं, नाउ मूव फर्दर। अब आते हैं हमारे पेनिनसुलर माउंटेन्स। अब देखिए हिमालयस के अलावा भी अगर आप देखोगे तो हमारे बहुत सारे पेनिनसुलर माउंटेन्स है, पेनिनसुलर ब्लॉक के, ये काफी यंग है, काफी वीक है और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है अपने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, अनलाइक द रिजिड एंड स्टेबल पेनिनसुलर ब्लॉक। तो पेनिनसुलर ब्लॉक में आपको दो तरीके के फीचर्स दिखाई देंगे, एक तो जो प्लाट्यू रीजन है अपना वो काफी टफ है, काफी मजबूत है, फिर कुछ पहाड़ी इलाका भी आपका है ना, अगर आप देखोगे घाट्स वाला सेक्शन जो है आपका, खासकर हिली एरियाज। तो जो हिमालय और जो पेनिनसुला के जो माउंटेन्स है गाइस, वो काफी ज्यादा यंग और काफी वीक माने जाते हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल माने जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अभी भी जो है ना कहीं जो एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं इन पे एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है ना कई सारे फॉल्ट्स, कई सारे आप कह सकते हो गैप्स यहां पे क्रिएट होते हुए आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये माउंटेन्स जो है ना टेक्टोनिक इन ओरिजिन यानी टेक्टोनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुए हैं, है ना। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कई सारी नदियां इनके थ्रू पास कर रही हैं, ठीक है, विच आर इन देयर यूथफुल स्टेजेस, जो अपनी अर्ली एजेस में, ठीक है। तो कई सारे लैंडफॉर्म्स आपको यहां बनते हुए दिख जाएंगे, जैसे गॉर्ज हो गया। अब गॉर्ज क्या होता है, जब दो पहाड़ों के बीच से ऐसे पतले से रास्ते के थ्रू जब नदी पास करती है, ठीक है, मतलब दो बड़े पहाड़ है आप मान लीजिए और पतला सा रास्ता, सकरा सा रास्ता है और नदी ऐसे बहते हुए जा रही है, उसको हम कहते हैं गॉर्ज। तो ऐसे गॉर्ज आपको देखने को मिलेंगे, वी शेप्ड वैलीज आपको देखने को मिलेंगी, रैपिड्स, आपने ऋषिकेश का नाम सुना होगा, राइट। ऋषिकेश में लोग रिवर राफ्टिंग करने जाते हैं, तो आप रिवर राफ्टिंग करने जाइए तो राफ्टिंग वाले भैया आपको बताएंगे कि देखिए सर इस पूरे रास्ते में 18 रैपिड्स पड़ेंगे, 12 रैपिड्स पड़ेंगे। तो रैपिड्स क्या होते हैं, रैपिड्स होते हैं जब नदी पत्थरों के ऊपर से ना बहुत तेजी से फ्लो करती है और बहुत केयरफुल बोला जाता है कि रैपिड्स में बहुत केयरफुली आपको पकड़ के बैठना है और हेलमेट बढ़िया से लगाना है, क्यों, बिकॉज नीचे पत्थर है। तो रैपिड क्या होता है, जब पानी बहुत वेग के साथ, बहुत फोर्स के साथ जो है पत्थरों के ऊपर से फ्लो कर रहा होता है। ये रैपिड्स में वेव्स आती हैं बहुत तगड़ी, आप नाव में बैठेंगे, नाव उछल जाएगी आपकी पूरी, ठीक है। तो ऐसे रैपिड्स आपको कहां देखने को मिलते हैं, जब नदियां अपने यूथफुल एज में होती है, मतलब स्टार्टिंग फेजेस में होती है, अपर कोर्सेज में होती है। तो आपको इन माउंटेन्स के अंदर, हिल्स के अंदर ये चीज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वाटरफॉल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये बताते हैं कि ये सारे फीचर्स कहां बन रहे हैं, नदी के स्टार्टिंग वाले एजेस में। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पेनिनसुलर माउंटेन्स अभी भी ग्रोइंग स्टेज में है, अगर हम पहाड़ों की बात करें, हिमालयन माउंटेन्स की भी हम बात करें, और जो नदियां हैं यहां पे वो भी काफी यूथफुल स्टेज में है, जो पहाड़ी वाले क्षेत्र में। प्लाट्यू रीजन तक आते आते देखिए कहानी बदल जाएगी, है ना। प्लाट्यू पहाड़ में क्या फर्क होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर प्लाट्यू पहाड़ में क्या फर्क होता है। तो ये पहाड़ या हिल्स की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा है, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो, ठीक है, शेप वाइज देखें तो प्लाट्यू क्या होता है, प्लाट्यू ऐसा होता है टेबल लैंड टाइप का, इसको हम हिंदी में पठार क्षेत्र कहते हैं, राइट। तो प्लाट्यू का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ऐसा पठार टाइप का, थोड़ा इस टाइप का शेप आपको दिखेगा। वही हिल्स या माउंटेन्स की बात करेंगे तो कुछ इस टाइप की टोपोग्राफी आपको दिखती है, ठीक है। तो ये अपने को यहां पे ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अब अगर मैं आगे आपसे डिस्कस करूं, देखिए गॉर्ज, मैंने आपको बताया ना कि सकरा सा रास्ता, ये देखिए दो पहाड़ हैं इधर उधर और नदी पतले से रास्ते से होते हुए जा रही है, बहुत सुंदर गॉर्जेस। इनफैक्ट आप कभी भी हिमाचल जाइए आपको ऐसे बहुत सारे सीनरीज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। अब यहां तक तो हमने बात कर ली हमारे पेनिनसुलर ब्लॉक की पूरी तरीके से, ठीक है, हमने हिल्स भी डिस्कस कर लिए। अब बात करती है हमारी किसकी, हमारे इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन की। अब अगर आप देखोगे दोस्तों, जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल डिवीजन है भारत का, वो है इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो हमने तीन ज्योग्राफिकल डिविजन्स की बात पढ़ी थी। नंबर 1 सबसे पहला था पेनिनसुलर ब्लॉक, पूरा प्लाट्यू वाला बेल्ट, दूसरा था अपना हिमालयस एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, और तीसरा है हमारा द इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो तीन नदियां आपको यहां पे सुनाई दे रही होंगी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब अगर आप देखोगे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल डिवीजन है, ठीक है, तो ये क्या कंटेन करता है, ये प्लेन्स कंटेन करता है। कौन से प्लेन्स, जिसको गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस ने मिलकर बनाया है। ओरिजिनली जो अगर आप देखेंगे तो ये गड्ढा था। सिंक्लाइन का मतलब क्या होता है, देखिए दो शब्द याद कर लीजिए ज्योग्राफी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी कभी शब्द सुनाई देगा एंटीक्लाइन, तो जब कभी आपको एंटीक्लाइन शब्द सुनाई दे, देखिए बहुत सिंपल है, इसको समझिएगा। यहां पे कभी भी आपको ये एंटीक्लाइन शब्द सुनाई दे तो समझ जाइएगा हम किसी ऐसे स्ट्रक्चर की बात करें, किसी ऐसे रॉक की जिसका ना इस टाइप का डोम शेप्ड है, मतलब ऐसा शेप आपको दिखाई दे रहा है। और सिंक्लाइन का मतलब बहुत सिंपल है, कभी मान लीजिए आपको ये शब्द सुनाई पड़ जाए सिंक्लाइन, तो सिंक्लाइन का मतलब होता है गैप या डिप्रेशन, एक गड्ढा जैसा, मान लीजिए कि ऐसा गड्ढा जैसा डिप्रेशन बना हुआ है, तो जिसको कहते हैं हम सिंक्लाइन, ठीक है। तो ये दो शब्द आपको याद रखने ज्योग्राफी के अंदर बहुत काम आएंगे।
अब जब आप बात करते हैं हमारे फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज की, तो आपको क्या याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा हिमालयाज बना है किससे बना है, जब हमारी इंडियन प्लेट टकराई थी यूरेशियन वाले से। अब हमको यह पता है कि इंडियन प्लेट ऑलरेडी हमारा इस टाइप के मतलब शेप का है, ठीक है, और ये जाके टकरा रहा था किससे, हमारी यूरेशियन वाली प्लेट से। तो अपने क्या फॉर्म हो गए थे, हिमालयस फॉर्म हो गए थे। अब हिमालयस जब फॉर्म हुए, ठीक है, तो उसकी वजह से ना एक और चीज यहां पे क्रिएट हुई। तो हमारे पास दो रीजन्स बन गए, एक अपना ये पेनिनसुलर ब्लॉक वाला रीजन था पूरा, और एक अपना ये हिमालयस वाला रीजन था। और बीच में अगर आप देखोगे तो ऐसा बड़ा सा गड्ढा या बड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। अब इस डिप्रेशन को फिल कौन करेगा, इस डिप्रेशन को फिल करेंगी हमारी ये बड़े बड़े रिवर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र। रिवर सिस्टम का मतलब होता है नदी और उसके साथ साथ ट्राइब्यूटरीज। अब ये जो जियोसिंक्लाइन या फिर आप कह सकते हैं जो डिप्रेशन है, जो गड्ढा क्रिएट हुआ, इसमें क्या हुआ कि आप देखेंगे धीरे धीरे करके जो सेडिमेंट्स थे, नदियां जो ऊपर से बहा के नीचे लेकर के आ रही थी, वो डिपॉजिट होने यहां पे स्टार्ट हो गए, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग ये मान लीजिए कि ड्यूरिंग द थर्ड फेज, जब 64 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। तो सिंस देन इट हैज बीन ग्रेजुअली फिल्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द हिमालयन रिवर्स। मैंने आपको यही बताया, सेडिमेंट्स हिमालयन रिवर्स लेकर के आई, उन्होंने क्या किया कि उस मिट्टी से, उस सेडिमेंट से इस गड्ढे को भरना स्टार्ट कर दिया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखोगे आप तो धीरे धीरे करके यहां पे सॉइल डिपॉजिट होने लगा, खासकर एलुवियल सॉइल। तो जो एवरेज गहराई एलुवियल डिपॉजिट्स की इन प्लेन्स के अंदर वो रेंज करती है लगभग 1000 से 2000 मीटर्स के बीच में। सो दिस इज हाउ द प्लेन्स वर फॉर्म्ड, है ना। प्लेन्स एकदम गड्ढा था, एकदम ऐसा बड़ा सा गड्ढा था। तो उसमें क्या हुआ, नदियां जो थी सेडिमेंट्स को, मिट्टी को बहा के लेके आई, है ना, और यहां पे आके डिपॉजिट करती चली गई। तो ओवर द कई सारे साल लगे इसको बनने में, एंड फाइनली आप देखोगे तो ये फर्टाइल सा एरिया आपका बनके तैयार हो गया, जिसे आप कहते हैं द इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, राइट। चलिए, तो अगर मोटा मोटा बेटा यहां पे अगर इसको मैप पे देखें तो देखिए इस तरीके से हमारे प्लेन्स डिवाइडेड है, ठीक है। तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब अगर आप देखेंगे तो इंडस की भी कई कई जो साथ वाली नदियां हैं, यहां पे आप देखेंगे प्लेन एरियाज को फिलअप करती हैं। तो जो पंजाब वाला बेल्ट अपना कहलाता है पंजाब हरियाणा प्लेन। कुछ सेक्शन इसका राजस्थान में भी आपको देखने को मिलेगा, दैट वी कॉल एज राजस्थान प्लेन्स। फिर अपना ये देखिए पूरा गंगा प्लेन है आपका, ये पूरा गंगा प्लेन है, ठीक है। और यहां पे आसाम वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो इस तरीके से बच्चे अपना पूरा प्लेन्स यहां पे क्रिएटेड है। ये सेम चीज हमने पढ़ी थी क्लास 9th में जब हम पढ़ रहे थे तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, याद आया? तो बच्चे वही है, ठीक है, एक तरीके से। चलो नाउ अब अगर आप देखोगे तो जो प्लेन्स है हमारे ना, इसमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इनके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको काफी वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जो इसका फिजियोग्राफी, इसका जो रिलीफ फीचर है वो भी काफी ज्यादा वेरिड है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो जो हमारा इंडिया का भी जो रिलीफ फीचर है, जो इंडिया का फिजियोग्राफी है, वो काफी ज्यादा इंपैक्टेड है ये सारे अपने जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से। मतलब भाई जिस तरीके से अपने लैंड फॉर्म्स हुए हैं ना, चीजें फॉर्म हुई हैं, राइट। चलिए अब लेट्स टॉक अबाउट द फिजियोग्राफी, ठीक है। अच्छा, एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि इस इंडो गैंजेटिक प्लेन से रिलेटेड, मतलब ये इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन से रिलेटेड, यहां पे आपको याद होगा कि हमने 4 रिलीफ फीचर्स भी पढ़े थे 9th में, भाबर, तराई, भांगर और खादर, है ना। तो वो भी आपको इन प्लेन एरियाज में देखने को मिलते हैं। इसको थोड़ा हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द फिजियोग्राफी। तो अभी तो हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई किया कि स्ट्रक्चर यार कैसा है कि अपने पास 3 बड़े स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर है पेनिनसुलर ब्लॉक, जो बिल्कुल प्लाट्यू वाला क्षेत्र, एकदम रिजिड ठोस इलाका है, ठीक है। फिर अपने पास कुछ माउंटेन एरियाज हैं, तो पेनिनसुलर एरिया में भी माउंटेन्स है, घाट्स वाले साइड पे आप देखेंगे काफी सारे हिल्स और अपने हिमालय सेक्शन में माउंटेन्स हैं। फिर अपने पास एक प्लेन एरिया है जो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से फेमस है, ठीक है। तो अपना प्लेन एरिया वहां पे पूरा मिलेगा। तो ये तो 3 स्ट्रक्चरल आपको डिविजन्स आपको भारत में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फिजियोग्राफी को स्टडी करते हैं इन डिटेल, थोड़ा सा रिलीफ पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। बिकॉज भारत में आपको देखिएगा हर तरीके का रिलीफ पैटर्न मिलेगा, आपको पहाड़ भी मिलेगा, आपको प्लेट्यू भी मिलेगा, आपको आइलैंड भी मिलेगा, आपको डेजर्ट भी मिलेगा, आपको प्लेन भी मिलेगा, सब मिलेगा आपको, है ना। तो उसी को अपन स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। तो फिजियोग्राफी किसी भी इलाके का जो है क्या है, उसका आउटकम ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो किसी इलाके का फिजियोग्राफी डिपेंड करता है वहां के डेवलपमेंट टाइम पीरियड पे, कितना समय लगा है उस एरिया को बनने में, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहा है। तो जो लैंड ऑफ इंडिया है, जो भारत है हमारा, है ना, इसमें आपको बहुत सारा वैरायटी दिख जाएगा भारत के फिजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर। और जैसे नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो हमारे पास बड़े तगड़े रफ वाले एकदम माउंटेन्स हैं, हिमालयाज है अपने पास, ठीक है, तगड़े माउंटेन रेंजेस है। इसमें अलग अलग आपको पीक्स दिखाई देंगी, कोई बहुत बड़ी पीक है, कोई छोटी पीक है, सुंदर सुंदर घाटियां हैं, वैलीज हैं, गॉर्जेस हैं, ठीक है। और जो साउथ अगर आप देखोगे तो साउथ में एक स्टेबल टेबल लैंड है, प्लाट्यू रीजन है पूरा अपने पास, है ना। बहुत सारे प्लाट्यूज हैं उधर, ठीक है। बहुत सारी रॉक्स हैं जो अभी काफी ज्यादा एरोडेड हैं, ठीक है, काफी ज्यादा डिनंडेटेड है, इसको आप कहते हो। और कई सारे आप देखोगे गैप्स या फॉल्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और इन दोनों के बीच में अपने पास एक बड़ा सा नॉर्दर्न प्लेन भी है, ठीक है। चलिए
तो आइए स्टडी करते हैं एक एक चीज करके। अब बेस्ड ऑन दिस अगर आप देखोगे तो भारत में कितने फिजियोग्राफिक डिविजन है? नंबर 1 द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। तो कुल मिलाकर के अपने पास कितने 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, 6 टाइप के रिलीफ फीचर्स है, पहाड़ है, प्लेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स है और साथ ही साथ हमारे आइलैंड्स है। ठीक है, चलिए तो लेट्स ट्राई टू स्टडी ईच ऑफ देम। तो अगर आप भारत के मैप पे देखो, देखो एक बहुत प्यारा सा मैप यहाँ पे दिया हुआ है, आई गेस आप देख पा रहे हो इस मैप को, इस नक्शे को। ठीक है, तो इस मैप को ही अगर आप स्टडी कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो अपना हिमालय बेल्ट है, ये देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से एक आर्क बनाता हुआ यहां पे ट्रेवल करता है। ठीक है, और मजे की बात क्या है कि जब आप यहां से यहां की तरफ जाएंगे तो आपके पीक्स का हाइट काफी बढ़ता हुआ दिखेगा। अब अरुणाचल जाइए, देखिए नामचा बारवा काफी ऊंचा पीक है। आप कंचनजंगा देखिए सिक्किम साइड पे काफी ऊंचा पीक है। तो जो पीक्स है ना बेटा, वो अपने यहाँ पे जो है काफी ज्यादा बढ़ते जाते हैं। हिमालयस की बात करें, 3 पैरेलल रेंजेस यहाँ पे मिलती है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। बीच में कुछ वैलीज भी है, जैसे अगर आप देखेंगे हिमाचल और शिवालिक के बीच में वैली भी है ना, ऐसा घाटी भी है, उसको आप दून वैली कहते हैं। राइट, इधर के इलाकों को अपन पूर्वांचल कहते हैं। फिर आप देखोगे ये पूरा जो सेक्शन है अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू का है। फिर यहाँ पे आपके जो हिली रीजन है बेटा, ये इसको घाट्स कहलाता है। और जो प्लेन एरिया है बेटा आपका कोस्टल, मतलब समुद्र और हिल्स के बीच का, वो कहलाते हैं द कोस्टल प्लेन्स। फिर इधर आप देखेंगे पूरा डेजर्ट वाला सेक्शन आ जाता है अपना, ये अपना नॉर्दर्न प्लेन्स का रीजन है। और नीचे की तरफ अपने पास आइलैंड्स आ जाते हैं। तो सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स आपको यहीं पे देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की। ठीक है, तो जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स है, इसमें आपके हिमालयस आ जाते हैं, अपने पूर्वांचल वाला इलाका आ जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स आ जाते हैं खासकर। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे जो हिमालयस हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि 3 पैरेलल रेंजेस हैं। कौन कौन सी है? ग्रेटर हिमालय, ठीक है, जिसको आप हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, हिमाचल हो गई आपकी और आपकी शिवालिक्स हो गई। तो अगर आप देखोगे ग्रेटर हिमालयन रेंजेस है, जिसमें आपके पूरे बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं, हाई काफी एलिवेशन वाले। ठीक है, शिवालिक आ जाता है और अपना लेसर हिमालय है, हिमाचल आ जाता है। ठीक है, तो शिवालिक सबसे बाहर वाले पहाड़ है, जिसका एलिवेशन या हाइट आप मान लीजिए सबसे कम होती है। ठीक है, चौड़ाई भी इनकी काफी कम है। अच्छा, जो जनरल ओरिएंटेशन है इस रेंजेस का, वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ऊपर से अपन ऐसे पार्ट लेकर के जाते हैं। राइट, चले तो जो दार्जिलिंग के अंदर हिमालयस हैं और सिक्किम के अंदर हिमालयस हैं, वो लाई करते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। और वाइल जो आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो हिमालयस हैं, वो लाई करते हैं साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और भाई अगर नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम चले जाइए तो इनका जो डायरेक्शन है वो करीब नॉर्थ साउथ का है। तो इस तरीके से एक आर्क जैसा फॉर्म हो जाता है जब हम हिमालयस का बात करते हैं। ठीक है, चले नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर, आगे बात करेंगे। जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है हमारे ग्रेटर हिमालयन रेंजेस का, जिसको आप कई बार सेंट्रल एक्सियल रेंज भी कहते हैं, वो लगभग जो है 2500 किलोमीटर का है। अब एनसीईआरटी में क्लास 9 में 2400 किलोमीटर दिया हुआ था, तो रफली आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेट यही लेंथ है आपका, 2400-2500 किलोमीटर है ना, जो आप देखेंगे पूरा एक आर्क जैसा क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, और जो अगर हम चौड़ाई की बात करें कि कितना चौड़ा माउंटेन है, ठीक है, तो विड्थ की अगर हम बात करें तो एवरेज आप लेके चलिए 160 से 400 किलोमीटर का फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, चलिए हिमालय जो है एक स्ट्रॉन्ग एंड बड़ी सी दीवार जैसे खड़े हुए हैं, किसके बीच में? इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बीच में और सेंट्रल और ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में। तो एक बैरियर की तरह खड़े हुए हैं। सो हिमालय जहां पे सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं है, बल्कि एक क्लाइमेटिक बैरियर भी है, एक ड्रेनेज पैटर्न का डिवाइड्स भी है, अगर आप देखोगे, है ना। तो एक फिजिकल बैरियर है, काफी सारी ठंडी हवाओं को रोकते हैं जो सेंट्रल एशिया से भारत में घुस के भारत के क्लाइमेट को बिल्कुल बदल देती, तो उसको मैक्सिमम ब्लॉक कर देते हैं। प्लस आप देखोगे कई सारी नदियों का ये सोर्स है, कई सारी नदियों के लिए एक वाटर डिवाइड का काम करते हैं। तो वाटर डिवाइड क्या होता है? जब कोई बड़ा सा पहाड़ मतलब किसी नदी के रास्ते में आ जाए, किसी 2 नदी के सिस्टम्स को सेपरेट करे, तो ऐसे कई सारे टास्क आप देखोगे बच्चे हिमालय से यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। तो ये हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हिमालयस। राइट, चल तो अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, इसको आप कहते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स आपको पता है किससे बने हुए हैं? अलुवियल डिपॉजिट्स, अलुवियल सॉइल से। कौन लेके आया था? हिमालयन रिवर्स लेके आई थी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, अब ये जो प्लेन्स है लगभग 3200 किलोमीटर के लेंथ में एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर एवरेज चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें कि कितना चौड़ा है प्लेन है बेटा, तो करीब 150 से 300 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। ठीक है, सो दैट इज द स्ट्रक्चर। अगर हम लेंथ और ब्रेथ की बात करें यहाँ पे, तो लेंथ करीब 3200 किलोमीटर के आसपास का है, और ठीक है, और चौड़ाई की बात करें तो 150 से 300 किलोमीटर ये चौड़े हैं, काफी ऐसे चौड़े। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो मैक्सिमम डेप्थ है यहाँ पे एलुवियम डिपॉजिट्स का, एलुवियल सॉइल का, वो लगभग 1000 से 2000 मीटर के बीच वेरी करता है। अब अगर आप देखोगे नॉर्थ से साउथ अगर आप जाएंगे तो इनको 3 मेजर जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, सो नॉर्थ से अगर आप साउथ की तरफ बढ़ोगे इन प्लेन्स में तो 3 मेजर जोन्स बन जाते हैं, भाबर और तराई का क्षेत्र, ठीक है, एंड द अलुवियल प्लेन्स। ठीक है,
भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और एलुवियल प्लेन्स। और अलुवियल प्लेन्स को आप आगे डिवाइड कर सकते हो भांगर और खादर में। तो इस तरीके से यहाँ पे डिवीजन होते हैं ना। तो हमने क्या देखा कि नॉर्थ से साउथ 3 क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हो, भाबर का इलाका, तराई का क्षेत्र और आपके एलुवियल प्लेन्स। और अलुवियल प्लेन्स को आप 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, खादर और भांगर। तो खादर और भांगर हमने पढ़ा है पहले कई बार ज्योग्राफी में, सोशल साइंस के अंदर, यार ये होती है आपकी नई और पुरानी मिट्टी, ठीक है। खादर होती है आपकी नई एलुवियल मिट्टी और भांगर होती है आपका वो रीजन जहां पुरानी एलुवियल मिट्टी आपको मिलती, ठीक है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग अबाउट दिस, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो हमने क्या पढ़ा अभी यहां पे कि हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को यहां पे डिवाइड कर दिया है 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो अपने नॉर्दर्न प्लेन्स से 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। पहला अपन ने कहा कि भैया ये भाबर वाला इलाका है। तो भाबर क्षेत्र हमने पढ़ा था बेटा कौन सा एरिया होता है, जहां पे जब नदियां पहाड़ों से प्लेन्स में एंटर करती हैं तो वो क्या करती हैं, जितना भी अपना पत्थर वगैरह होता है काफी सारा, उसको एक बेल्ट में डिपॉजिट कर देती हैं। तो ये वो इलाका है जहां एक इल्यूजन बन जाता है कि आपका पानी बिल्कुल खत्म हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। बिकॉज पानी क्या है ना, वो आपके रॉक्स के नीचे से ऐसा बह रहा होता है बट रिड्यूस्ड अमाउंट में, ठीक है। फिर एक अपना तराई का क्षेत्र है जो कि काफी ज्यादा रिच इन वाइल्ड लाइफ और रिच इन वेजिटेशन माना जाता है, काफी दलदल वाला इलाका होता है, नदियां आपको दोबारा यहां देखने को मिलती है, मिट्टी काफी है। और एक आपके अलुवियल प्लेन का क्षेत्र है। तो अलुवियल प्लेन्स में हमने यहाँ पे 2 इलाके डिवाइड कर दिए थे, एक को कहा था भांगर, एक को कहा था खादर, ठीक है। चलिए, तो ये आपको मोटा मोटा यहाँ पे याद रखना है। चलिए आइए स्टडी करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो भाबर क्या है, एक नैरो बेल्ट है ना। नैरो बेल्ट कितना किलोमीटर का, 8 से 10 किलोमीटर का, शिवालिक रेंजेस के पैरेलल, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जहां पे नदी का स्लोप ब्रेक हो रहा है, स्लोप क्या होता है, नदी ऐसा बहता हुआ आ रही है, कहां से, पहाड़ों से। अब क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा कि जहां पे इसका जो ढलान है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ब्रेक इन द स्लोप। कि आपका जो स्लोप था, आपका जो ढलान था, वैसे ढलान से आप चलते चले आ रहे हो, ठीक है। फिर एकदम से क्या हुआ है कि आपका एरिया जो था वो ऐसा ढलान वाला खत्म हो गया और ऐसा प्लेन टाइप का एरिया स्टार्ट हो गया। तो इसको कहते हैं कि भैया स्लोप के अंदर एक टूटना आ गया, एक ब्रेक आ गया, ठीक है। एकदम एक फ्लो के साथ आप बह रहे थे और एकदम से क्या हुआ कि आपका यहाँ पे पूरा माहौल बदल गया। कैसा क्या हुआ, एकदम ब्रेक आ गया, मतलब आपका स्लोप जो था थोड़ा सा टूट सा गया यहाँ पे, ठीक है। ढलान वाला जो फैक्टर था वो खत्म हो गया, राइट। तो क्या होता है कि भाबर क्या है बेटा, यहाँ पे बेसिकली वो इलाका है जहां पे जो नदी है जब पहाड़ों से नीचे आ रही है प्लेन एरियाज में, तो वो क्या करेगी कि उसका रिड्यूस हो जाएगा पूरा फ्लो। तो एज ए रिजल्ट जो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स माउंटेन से आ रही होती हैं वो क्या करती हैं, जितना भी आपका मटेरियल है, पत्थर वगैरह, हैवी मटेरियल, रॉक्स हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर वगैरह हैं, वो सारे यहां पे डिपॉजिट कर देती है। अब पानी तो नहीं रुकेगा, पानी तो वहीं का वहीं रहने वाला है। अब लेकिन दिक्कत क्या होती है कि मान लीजिए कि नदी ने क्या किया, इतना सारा पत्थर यहां डिपॉजिट कर दिया, तो पानी क्या है, पानी इसके नीचे से फ्लो कर रहा है। तो आपकी आंखों को एक इल्यूजन होता है कि मान लीजिए पानी गायब हो गया। पानी गायब नहीं होता, ऐसा लगता है कि पानी गायब हुआ है बट पानी गायब नहीं होता, ठीक है। वैसा नीचे से फ्लो करता रहता है, हमारी आंखों को इल्यूजन क्रिएट होता है। अच्छा, साउथ ऑफ द भाबर, अगर भाबर के दक्षिणी इलाके में जाएंगे तो आपको मिलेगा तराई का क्षेत्र। अब तराई बेल्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसका अप्रोक्सीमेटली विड्थ कितना है, 10 से 20 किलोमीटर का। यहां पे आप देखेंगे मैक्सिमम जो नदियां हैं, जो स्ट्रीम्स हैं आपकी, वो रीएमर्ज करती हैं विदाउट हैविंग एनी प्रॉपरली कह सकते हैं डिमार्केटेड चैनल। तो यहाँ पे कोई ऐसा चैनल नहीं होता, बट एक साथ आप देखोगे नदियां एकदम रीएमर्ज करना स्टार्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे इस वजह से आप देखोगे कि मार्शी एक दलदल वाला इलाका क्रिएट हो जाता है, बिकॉज मिट्टी है, सॉइल है, नदियां एकदम से क्रिएट हो गई। अब नदियों का कोई डेफिनेट कोर्स नहीं है, कोई डेफिनेट रास्ता नहीं है, बट नदियां जो है अभी दोबारा से रीएमर्ज करती हुई आपको दिख रही हैं, बिकॉज वो पत्थर तो उसके हट गए ना सारे सारे, है ना। पत्थर को तभी बहा पाएगी जब वो फ्लो के साथ बह रही है। आपने देखा हो कभी पहाड़ों में जाइए तो नदियों में बहुत सारे पत्थर होते हैं, कहां से आते हैं, आगे से ऊपर से बह के आ रहे होते हैं वो, बिकॉज नदी का फ्लो बहुत होता है। बट जब भाबर रीजन में आती है, फ्लो बहुत कम हो चुका होता है, तो जितना भी हैवी मटेरियल वहां पे डिपॉजिट कर देती है और पानी पानी लेके आगे बढ़ जाती है। अब यही होता है कि भैया जब तराई क्षेत्र में नदी घुसती है तो उसके पास पानी तो होता है ठीक ठाक, बट आसपास कीचड़ वगैरह जैसा हाल हो जाते हैं। क्यों, बिकॉज मिट्टी होता है, पानी होता है, मिक्स होता है, दलदल वाले एरियाज बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ऐसा इलाका जो है ना बहुत बढ़िया है आपके नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों के लिए। इनफैक्ट एक दुधवा नेशनल पार्क है अपना यूपी के अंदर, वो आपके ऐसे ही तराई क्षेत्र में बना हुआ है। तो कभी विजिट करने का मौका मिले तो आप जरूर विजिट करके आइएगा, बहुत प्यारा है, ठीक है। पीलीभीत का जो इलाका है आपका, देखिए पूरा तराई क्षेत्र है, वहां पे आपको दिख जाएगा। पहले बड़े घने जंगल हुआ करते थे वहां पे मैलानी के, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि तराई के भी अगर आप दक्षिण में जाएंगे, तराई के भी अगर आप साउथ में जाएंगे तो आपको ओल्ड और न्यू अलुवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे। तो ये एरिया आपका अलुवियल प्लेन्स का है। तो जो नए और पुराने अलुवियल डिपॉजिट्स, जिनको आप भांगर और खादर का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके प्लेन्स है ना बेटा, इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसकी, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए नंबर 1, पहली बात तो यहां पे जो पूरा प्लेन एरिया है आपका अलुवियल प्लेन का, यहां पे आपको बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे सैंडबार हो गए, मिएंडर हो गए। मिएंडर्स क्या होते हैं, देखिए समझिए कि नदी का जब फ्लो काफी रिड्यूस होता है,
ध्यान दीजिए, नदी का जब फ्लो काफी रिड्यूस होता है तो नदी क्या करती है, ऐसे यू टर्न बना के चल रही होती है इस टाइप से, ठीक है। इसको अपन कहते हैं मिएंडर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिएंडर। अब कभी कभी क्या होता है कि इस पूरे मिएंडर का एक छोटा सा पार्ट कटके ना ऐसा अलग सा हो जाता है, छोटा सा पार्ट कटके एकदम अलग सा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं द ऑक्सबो लेक। तो यहां पे आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर देखने को काफी ज्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि नदी का फ्लो काफी ज्यादा यहां पे रिड्यूस हो चुका है, डिपोजिशनल फीचर काफी बढ़ गया है, बिकॉज मिट्टी वगैरह काफी डिपॉजिट हो रहा है अभी। तो नदी क्या है ना, इस तरीके से टर्न्स लेते हुए चल रही होती है, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि जहां पे छोटा सा पार्ट इस पूरे मिएंडर का जब कट के बिल्कुल अलग सा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं द ऑक्सबो लेक। और ये जो टर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों कहलाते हैं आपके मिएंडर्स। आई बात समझ में? चलिए, तो इस तरीके के अगर आप देखोगे तो चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर ब्रेडेड चैनल्स। अच्छा, एक और चीज होती है कि नदी का फ्लो क्योंकि रिड्यूस्ड होता है तो नदी आप देखोगे काफी सारे पार्ट्स में से डिवाइड होती है, आपको दिख रही होती है, तो उसको हम कहते हैं नदी का एक ब्रेडेड चैनल होना। तो इस टाइप की चीजें आपको काफी दिखाई देने वाली हैं इस पूरे सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब जैसे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बहुत फेमस है यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो कई सारे रिवराइन आइलैंड्स बना देती है ना। रिवराइन आइलैंड्स का मतलब होता है जब नदी के अंदर एक आइलैंड क्रिएट हो जाए, ठीक है। द रीजन इज सिंपल, बिकॉज ब्रह्मपुत्र नदी अगर आप आसाम में देखेंगे तो इसका बड़ा ब्रेडेड चैनल है, बड़ा डिवाइड होकर चल रही होती है, ठीक है। तो कई सारे रिवराइन आइलैंड्स फॉर्म कर, जैसे मजूली नाम का एक आइलैंड है, बहुत ही फेमस है मजूली, ब्रह्मपुत्र के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है मजूली आइलैंड। तो मजूली में काफी सारे लोग रहते हैं, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट माना जाता है रिवराइन आइलैंड्स के केस में वो, ठीक है। तो दैट इज मजूली इज अ वेरी गुड एग्जांपल। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ दीज एरियाज जो ऐसे इलाके होते हैं, खासकर जो रिवराइन आइलैंड्स वाले होते हैं, यहाँ पे ना कई बार बाढ़ भी आपको देखने को मिलता है। आप देखिए आसाम में कितनी बार बाढ़ आपको देखने को मिलता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो रिवर है ना वो लगातार आपका रास्ता बदल रही होती है अपना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें या फीचर्स हैं जो आपको अलुवियल प्लेन्स के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से, राइट। तो नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया भाई अपना ये। अच्छा, अब जो माउथ है ना बेटा, माउथ मतलब जो एकदम एंड पार्ट है आपका रिवर का, ठीक है, बड़ी बड़ी रिवर्स का, वो कई बार बहुत सारे बड़े डेल्टास क्रिएट करता है, जैसे सुंदरबन डेल्टा हो गया। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिल करके बनाती है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखोगे, अगर ये हटा दें आप तो ये फीचरलेस प्लेन बन जाएगा विद अ बेसिक एलिवेशन ऑफ 50 to 150 मीटर्स अबव सी लेवल। अब जो स्टेट्स आपके हरियाणा के, दिल्ली के है ना, ये एक वाटर डिवाइड फॉर्म करते हैं, किसके बीच में, इंडस और गंगा रिवर सिस्टम्स के बीच में। वाटर डिवाइड मतलब कोई जब बीच में कोई शहर आ जाए, सिटी आ जाए, बड़ा सा अपलैंड आ जाए, बड़ा सा पहाड़ आ जाए, जो दो रिवर सिस्टम्स को सेपरेट करते हैं, उसको हम कहते हैं वाटर डिवाइड। तो अगर आप देखेंगे हरियाणा दिल्ली इसका वाटर डिवाइड फॉर्म करते हैं आपके गंगा और हमारे इंडस रिवर सिस्टम्स का, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है फ्लो करती है कहां से, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। सो बिफोर इट टेक्स अ 90 डिग्री साउथवर्ड टर्न। तो अगर आप देखोगे तो जनरली जो हमारी गंगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कैसे फ्लो कर रही है, अपना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से इधर साउथ वेस्ट में। फिर क्या होता है, एक बार 90 डिग्री, ऐसा 90 डिग्री राइट एंगल बनाते हुए जो है साउथ की तरफ टर्न कर जाती है। ये कहां होता है, ये होता है धुबरी के अंदर, ठीक है। और फिर ये एंटर करती है आपका बांग्लादेश। तो हमने क्या देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी अगर आप इंडिया में देखोगे तो ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहां से, ओरिजिन है आपका तिब्बत से, ठीक है। तो तिब्बत के इलाके से फ्लो करती हुई ब्रह्मपुत्र आ रही है, जिसको सांगपो कहते हैं। अरुणाचल के पास जो नामचा बारवा की पहाड़ी है, वहां से आप देखेंगे यूटर्न मारते हुए अंदर घुसती है और इस तरीके से फ्लो कर रही होती है। फिर आप देखोगे नीचे 90 डिग्री बनाते हुए जो ना ऐसे बांग्लादेश में ये एंटर कर जाती है। सो दिस इज हाउ द ब्रह्मपुत्र फ्लोस, ठीक है। चलिए नाउ अब अगर आप देखेंगे तो ये जो रिवर वैली प्लेन्स है आपके ना, यहाँ पे आपको बड़ी फर्टाइल सॉइल देखने को मिलेगी, फर्टाइल एलुवियल सॉइल, ठीक है, जो आपका काफी सारा इनफैक्ट क्रॉप्स के लिए बहुत फेमस है ना। वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, जूट हो गया। तो इनफैक्ट अगर देखोगे एग्रीकल्चर के लिए काफी बढ़िया एलुवियल डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। चल, तो भांगर एंड खादर हमने पढ़ा था कि खादर हमेशा ऐसे एरियाज में आपको मिलेगी, खादर मिट्टी जहां पे फ्लड प्लेन्स है, यहाँ पे फ्लड बहुत आती है। और भांगर मिट्टी वहां मिलेगी जो फ्लड प्लेन से थोड़ा ऊपर का इलाका, जहां पे बाढ़ नहीं आती है अभी, ठीक है, और थोड़ा सा ड्राई रीजन है। तो खादर मिट्टी अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है, काफी फर्टाइल होती है, इसमें कंकड़ बहुत कम होता है। वही भांगर मिट्टी की बात करें तो उसमें कंकड़ यानी जो कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। सो नॉट वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, बट फिर भी आप प्रॉपर टेक्निक्स की मदद से इस पर एग्रीकल्चर कर सकते हो, ठीक है, किया भी जाता है। चलिए अगला फीचर चलते हैं फटाफट से, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू पठार क्षेत्र की बात करें तो लगभग 150 मीटर्स अबव द रिवर प्लेन्स अप टू द एलिवेशन ऑफ 600 to 900 मीटर्स एक ट्रायंगुलर जैसा इलाका आपका क्रिएट हो रहा है, इसको आप कहते हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। तो जो ट्रायंगुलर शेप भारत का नीचे क्रिएट होता है ना बच्चे, ये रीजन अपना पेनिनसुलर
प्लाट्यू का। अब अगर आप देखोगे जो दिल्ली रिज है, दिल्ली रिज मैंने आपको बताया ना कि दिल्ली के अंदर प्रॉपर एक रिज वाला एरिया है जहां पे आपको अभी तो मॉल्स वगैरह बना दिए गए काफी काट के, बट पहले थोड़े अरावलीज दिख जाते थे प्रॉपर्ली, है ना। तो अभी भी अगर आप इस इलाके में जाओगे तो ऐसा हिली टाइप का एरिया है दिल्ली के अंदर, लेसर नोन, ठीक है। तो दिल्ली रिज जो है ना नॉर्थ वेस्ट में एक तरीके से एक्सटेंशन ऑफ अरावलीज माना जाता है। फिर जो आपके राजमहल हिल्स है आपके ईस्ट के अंदर, है ना। फिर आपका गिर रेंज हो गया वेस्ट में गुजरात वाले साइड पे, कार्डमम हिल्स हो गया आपके साउथ के अंदर नीचे, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो उसका क्या बनाते हैं, आउटर एक्सटेंड बनाते हैं, एकदम आउटर बाउंड्री बनाते हैं। कौन कौन सा, दिल्ली रिज एरिया, एक्सटेंशन ऑफ अरावलीज, इधर राजमहल हिल्स वाला साइड अपना ईस्ट में, फिर गिर फॉरेस्ट गुजरात वाला रेंज, गिर रेंज हो गया अपना गिर पर्वत, है ना, नीचे गुजरात वाले साइड पे, और अपने नीचे साउथ में कार्डमम हिल्स, ये बनाते हैं इसका आउटर बाउंड्री, ठीक है। However, अगर आप देखोगे इसका एक्सटेंशन आपको थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। तो जो मेघालय में शिलोंग वाला एरिया है बच्चे, कार्बी एंगलोंग वाला सेक्शन है, वो एक्सटेंशन है किसका, इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू का। अब पेनिनसुलर इंडिया अगर आप देखोगे तो इसमें कई सारे ना प्लेट्यूज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आपका हजारीबाग वाला इलाका हो गया, ठीक है, पालमाऊ प्लेट्यू हो गया, रांची वाला इलाका हो गया, मालवा हो गया, मालवा मतलब थोड़ा ऊपर के साइड है, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स वाला क्षेत्र जहां पे आपका मध्य प्रदेश वाला सेक्शन है, वो वाला आपका एरिया हो गया, कोयम्बटूर हो गया, कर्नाटका का प्लेट्यू रीजन हो गया। तो मल्टीपल प्लेट्यूज आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे वन ऑफ द ओल्डेस्ट और सबसे ज्यादा स्टेबल लैंड मास है भारत का, तो एवरेज एलिवेशन अगर आप देखोगे प्लेट्यूज का, वो यहां पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, ठीक है। जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखोगे तो जो फ्लो ऑफ रिवर्स है वो भी आपको ऐसे ही दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम नदियां जो है ना वो ऐसे फ्लो कर रही है। नर्मदा तापी को छोड़ दीजिए, नर्मदा तापी ऐसे जाती है, नर्मदा और तापी जो है बेटा ऐसे जाती है। बाकी नदियां अगर आप देखोगे तो ऐसे ढलान में फ्लो कर रही है, वेस्ट से इमर्ज कर रही है, ईस्ट में जा रही है, वेस्ट से इमर्ज कर रही है, ऐसे ईस्ट में जा रही है। तो ये दिखाता है यहाँ पे कि जो आपका एलिवेशन है वो कुछ ऐसा है कि वेस्ट की तरफ थोड़ा ऐसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, ईस्ट की तरफ थोड़ा घट रहा है। तो ऐसे ढलान टाइप का आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इन दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, कुछ ऐसे होते हैं प्लेट्यूज, ठीक है। तो प्रॉपर हिल्स नहीं है बड़े बड़े, एक्सेप्ट घाट्स वाला सेक्शंस, तो इस टाइप का प्लेट्यू अपना एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स जो इस रीजन के हैं वो आपके टॉर हो गए, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स आपको कुछ दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, रिफ्ट वैलीज, मैंने नर्मदा वाला एग्जांपल आपको दिया, रॉकी स्ट्रक्चर्स, खाली आप देखेंगे तो एकदम बीहड़ वाला क्षेत्र आपको दिख जाएगा। जैसे आप मध्य प्रदेश वाले साइड जाइए तो आपको ना काफी सारे ऐसे बीहड़ वाले क्षेत्र दिख जाएंगे, उखड़ा उखड़ा पत्थर आपको जहां पे दिख रहा है ना, एकदम टूटा टूटा, जैसे आपने यहां पे देखा, ठीक है। तो इस टाइप के रॉकी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको डाइक्स दिख जाएंगे। डाइक्स मैंने आपको बताया था ना, जब हॉरिजॉन्टल मतलब वे में एक वॉल की तरह, एक दीवार की तरह यहाँ पे लावा डिपॉजिट जम जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्वार्ट्ज के, ऐसे कई सारे डाइक्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर ना यहाँ पे फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है। अब अगर आप देखोगे जो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इस पूरे प्लेट्यू का, पेनिनसुलर प्लेट्यू का, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, हमने पढ़ा था कि यार ये जो पूरा इलाका है आपका लावा से बना हुआ है, लावा ट्रैप है पूरा, तो ऑब्वियसली बात है ब्लैक सॉइल मिलना बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू अगर आप देखोगे तो कई सारे फेजेस ऑफ अपलिफ्टमेंट और सबमर्जेंस के थ्रू गया हुआ है, मतलब काफी सारे फिजियोग्राफिक चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। फॉल्टिंग का मैंने आपको बताया कि फॉल्ट्स काफी मिल जाएंगे, गैप्स आपको काफी मिल जाएंगे यहाँ पे क्रिएट होते हुए माउंटेन्स के बीच में, पहाड़ों के बीच में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो भीमा फॉल्ट है बहुत स्पेशल है यहाँ का, ठीक है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेस्मिक एक्टिविटीज काफी हुई हैं। आप देखोगे अर्थक्वेक टाइप की एक्टिविटीज आपको कई बार एक्सपीरियंस करने को मिली हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो ये पूरा एक डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाता है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन के अंदर। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है प्लेट्यू का, इसमें आप देखोगे कंप्लीट रेवाइंस, बीहड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो बीहड़ क्या होते हैं, आप चंबल वाले इलाके में जाइए, आप मध्य प्रदेश के अंदर जाइए तो आपको काफी ना ऊपर ऊपर ऐसे उबड़ खाबड़ हिली स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो ना तो ये हिल्स है ना ही प्रॉपर पथरीला इलाका है, तो बिल्कुल अजीब सा इलाका है, ऐसा लगता है कि पानी ने बहुत ज्यादा इरोजन कॉज कर दिया यहाँ पे, इससे पूरा जमीन आपका उखड़ उखड़ सा गया है। तो उसको हम कहते हैं बीहड़ का क्षेत्र या फिर रेवाइंस का क्षेत्र, ठीक है। तो अगर आप देखोगे गॉर्ज भी आपको मिल जाते हैं कई वजह से, नर्मदा नदी आप देखेंगे सुंदर सा गॉर्ज या रिफ्ट वैली क्रिएट करती है, ठीक है। तो रेवाइंस ऑफ चंबल हो गए, भिंड हो गया, मोरेना हो गया, ये कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल है किसके, इस पूरे कंप्लीट फिजियोग्राफी के, राइट। चलिए, अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज पर्टिकुलर फीचर्स हमने क्या किया है, पेनिनसुलर प्लेट्यू को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स और हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू। अब जो डेक्कन प्लेट्यू हमारा ना, इसको बॉर्डर कौन करता है, इसको बॉर्डर करता है वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट और ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट, और साथ ही साथ आपके कौन कौन से माउंटेन रेंजेस है, सतपुरा, माइकल और महादेव, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट्स को लोकल भाषा में जो है अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, ऐसे कई लोग सहाद्री कहते हैं, कई लोग महाराष्ट्र के अंदर, कई लोग नीलगिरी कहते हैं कर्नाटका में, तमिलनाडु में, है ना, अनामलाई कहा जाता है अगर आप देखोगे, कार्डमम हिल्स कहा जाता है केरला वाले साइड पे। सो मल्टीपल लोकल नेम से हम लोग इसको रेफर करते हैं, ठीक। अब वेस्टर्न घाट्स अगर आप देखोगे तो आपके एलिवेशन में कंपैरेटिवली हायर है,
अगर ईस्टर्न घाट से आप कंपेयर करें तो, ठीक है। जो एवरेज एलिवेशन है वेस्टर्न घाट्स का वो डेफिनेट सी बात है, आप देखते जाइए तो लगभग 1500 मीटर का है। तो एवरेज एलिवेशन आपको, एवरेज हाइट इनके पहाड़ों की इतनी मिलेगी, और नॉर्थ से साउथ आप जितना जाएंगे यानी ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो हाइट यहाँ पे इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप देखो जैसे अनाईमुड़ी जो है वो आपका हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, एंड ये लोकेटेड है आपका अनाईमलाई हिल्स के अंदर। तो अनाईमलाई हिल्स कहां है आपके, अगेन वेस्टर्न घाट्स के अंदर। इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट पीक है बेटा वो डोडा बेटा है, जो कि आपके नीलगिरी हिल्स के अंदर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सारी की सारी आपकी वेस्टर्न घाट्स में ही ओरिजिनेट कर रही होती है, किसी ना किसी माउंटेन से या किसी ना किसी पहाड़ से, राइट। चलिए अब ईस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न घाट्स ना काफी डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हिल्स अगर आप देखेंगे वो भी काफी छोटे हैं। ईस्टर्न घाट्स में आप देखेंगे नदियां काफी ज्यादा बहती हैं उस तरफ, तो काफी ज्यादा इरोजन एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा, जैसे बाय द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना। चलिए अब अगर आप देखोगे सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस जो यहाँ पे आ जाती हैं घाट्स के अंदर अपनी, या इस पूरे डेक्कन क्षेत्र के अंदर, वो अपनी जावड़ी हिल्स है, पालाकोंडा हिल्स है, नलामलाई है, ठीक है, महेंद्रगिरी है। तो ईस्टर्न एंड जो वेस्टर्न घाट्स हैं बच्चे, ये एक दूसरे को कहां मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके नीलगिरी हिल्स में। तो नीलगिरी हिल्स को एक तरीके से जंक्शन माना जाता है जहां पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स आपके बिल्कुल मीट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो हो गई भाई बात डेक्कन प्लेट्यू की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंट्रल हाइलैंड्स। अब सेंट्रल हाइलैंड्स थोड़ा सा ना ऊपर वाला क्षेत्र है, खासकर एमपी और ऊपर वाला क्षेत्र जो आपको देखने को मिलता है। नाउ अगर आप देखोगे तो इनके वेस्ट में अरावली हिल रेंजेस है, सतपुरा रेंज जो है इनफैक्ट अगर आप देखोगे इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ स्कार्प्ड प्लेट्यूज। स्कार्प्ड मतलब थोड़े से उखड़े हुए जो प्लेट्यूज होते हैं ना ऑन द साउथ। अगर आप देखोगे तो एक तो सतपुरा रेंजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, फिर अरावली रेंजेस इनके वेस्ट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और जनरली जो एलिवेशन है अगर आप देखेंगे तो लगभग आपका 600 से 900 मीटर के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो है ना इनफैक्ट क्या करती है, नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री फॉर्म करता है ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अब एक बढ़िया एग्जांपल है किसका, ऑफ द रेलिक्ट माउंटेन्स, मतलब जो पुराने माउंटेन्स थे, रेसिडुअल माउंटेन्स है, जिनका भी काफी इरोजनल एक्टिविटी हो चुका है। जब अरावली को देखिए, अरावली बहुत ब्रोकन हिल्स है, टूटे हुए पहाड़ है। तो अरावली अभी आपको यंग नहीं दिखता, आपको देखने में लगता है कि बहुत बूढ़े पहाड़ है, कभी बड़े हुआ करते होंगे, राइट। तो इस टाइप के पहाड़ी इलाके आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख जाएंगे इन द दिस पर्टिकुलर पार्ट, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल हाइलैंड्स। अब अगर आप देखोगे जो एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो आपको जैसलमेर तक दिखाई देता है इन द वेस्टर्न साइड। बट दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जैसलमेर वाला जो पूरा एरिया है उसको अभी बहुत सारे सैंड ड्यून्स ने यहाँ पे कवर कर रखा है। तो यहाँ पे आपको दो तरीके के सैंड ड्यून्स मिलते हैं जैसलमेर में, एक तो ऐसे सीधे होते हैं जिसको आप लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहते हैं, और एक आपके इस तरीके से होते हैं जिसको हम लोग बार्चन कहते हैं, यानी क्रीजेंट शेप्ड। क्रीजेंट मून क्या होता है बच्चे, क्रीजेंट मून ऐसा होता है। तो इस टाइप के ड्यून्स आपको देखने को मिलेंगे जैसलमेर वाले बेल्ट में। तो सीधे सीधे होते हैं इसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, और इस टाइप के होते हैं तो उसको बार्चन कहते हैं, ठीक है। चलिए ना इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस रीजन में कभी तगड़ा मेटामॉर्फिक प्रोसेस भी हुआ है, जिसके चलते इसकी रॉक स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे तो काफी ज्यादा चेंज आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट आपको मार्बल, स्लेट, जेनेसिस इस टाइप के पत्थर इस पूरे इलाके में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नाउ तो जनरल एलिवेशन है सेंट्रल हाइलैंड्स का लगभग 700 से 1000 मीटर्स के आसपास है अबव द सी लेवल, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको ना थोड़ा सा स्लोप देखने को मिलता है, मतलब ढलान देखने को मिलती है इसमें, ठीक है। चलिए तो मैक्सिमम जो ट्राइब्यूटरीज है आपकी यमुना नदी की वो जनरली आपको विंध्याचल की पहाड़ियों में और कैमूर की पहाड़ियों में ओरिजिनेट होते हुए दिखाई देती है, ठीक है। सो बानस नदी जो है एक सिग्निफिकेंट ट्राइब्यूटरी है यहाँ पे चंबल की, जो आपको यहाँ पे ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देती है फ्रॉम अरावली माउंटेन्स, ठीक है, इन द वेस्ट। अच्छा इसके अलावा अगर आप देखोगे सेंट्रल हाइलैंड्स का जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है उसको हम कहते हैं राजमहल हिल्स, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे इसके राजमहल हिल्स के साउथ में जो है एक लार्ज मिनरल रिजर्व यहाँ पे लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो ईस्टर्न में अगर एक्सटेंड करोगे सेंट्रल हाइलैंड्स को आपको राजनगर हिल्स मिलेंगे, राजमहल हिल्स मिलेंगे, और राजमहल हिल्स के थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन मिलेगा जो कि मिनरल डिपॉजिट्स के मामले में बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है। तो ये तो हो गया यार अपना सेंट्रल हाइलैंड्स का डिस्क्रिप्शन। अब लेट्स कम टू द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू क्या है यार, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ है कि ड्यू टू द फोर्स एक्सिस्टेड बाय नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो हमारी इंडियन वाली प्लेट थी, जो इंडियन प्लेट जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ थोड़ा सा मूव की तो उसकी वजह से जहां पे बेटा फोर्स जनरेट हुआ, जो फोर्स यहां पे अप्लाई हुआ एट द टाइम ऑफ हिमालय जब बन रहे थे, तो इसकी वजह से एक ह्यूज फॉल्ट क्रिएट हो गया। फॉल्ट मतलब एक बड़ा सा गैप क्रिएट हो गया, ठीक है।
जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो डिप्रेशन था, ये जो गड्ढा क्रिएट हुआ, जो गैप क्रिएट हुआ, ये धीरे धीरे करके ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम फिल होता गया डिपोजिशनल एक्टिविटी से, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे काफी सारी रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी। तो हमने क्या देखा कि जब हमारी इंडियन प्लेट थोड़ी सी नॉर्थ ईस्ट मूव कर रही थी, हिमालयस बन रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप बड़ा सा क्रिएट हो जाता है, फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो नदियां हैं बेटा, इस गैप को, इस फॉल्ट को यहाँ पे भर देती हैं। एंड एज अ रिजल्ट आपको देखने को मिलता है जो मेघालय और जो कार्बी एंगलोंग का क्षेत्र है, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है, ठीक है, वो काफी ज्यादा कटे हुए हैं आपके मेन पेनिनसुलर ब्लॉक से। या आप मैप पे देख सकते हो, ठीक है, आपको मैप पे समझते हैं इसको थोड़ा सा कि किस तरीके से फॉल्ट लाइन ने इसको इफेक्ट किया, ठीक है। कहा गया यार मैप अपना, हाँ, तो देखो, तो मेघालय का जो सेक्शन है ना बच्चे, दिस इज द मेघालय वाला सेक्शन। तो आप देखो ये बाकी पेनिनसुलर ब्लॉक्स ने काफी कटा हुआ है। रीजन क्या है कि बीच में एक फॉल्ट है, बीच में गैप है ना। और ये गैप कब क्रिएट हुआ था, जब अपना इंडियन प्लेट जो था ना अपना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और हिमालय फॉर्म हो रहे थे, तब ये गैप आपका क्रिएट हो जाता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस गैप को फिल कर दिया था हमारे जो रिवर्स हैं उनके डिपोजिशनल एक्टिविटी ने, बट फिर भी आप देखिए थोड़ा डिटैच्ड आपको दिखाई देता है। तो जो मेघालय वाला बेल्ट है वो इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, तभी इसको हम लोग कई बार नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू कह के भी रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में क्या आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, अपना कार्बी एंगलोंग आ जाएगा, मतलब शिलोंग वाला जो क्षेत्र है पूरा, ठीक है। चलिए नाउ डन। तो मेघालय प्लेट्यू क्या है, इसको फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है इनटू अगेन 3 पार्ट्स, ठीक है। तो मेघालय प्लेट्यू को भी आप फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हिल्स हैं तो आपको मेघालय में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनको जो ट्राइबल ग्रुप्स यहां रहते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, उसके बाद इसको नाम दिया गया है। अब अगर आप देखोगे इनका जो एक्सटेंशन है वो आपको कार्बी एंगलोंग के फॉर्म में दिखाई देता है। तो कार्बी एंगलोंग आप देखिए शिलोंग वाले इलाके में और असम वाले इलाके में आपको देखने को मिलते हैं पूरे हिल्स आपके, ठीक है। सिमिलर टू द छोटा नागपुर प्लेट्यू जो हमारा मेघालय है, इसमें भी आपको बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स मिल जाएंगे, जैसे कोयला है, आयरन ओर है, सिल्मेनाइट है, लाइमस्टोन है, यूरेनियम है, राइट। और ये जो आपका कंप्लीट एरिया है ना बेटा, इसमें सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे होती है, बहुत बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट आप देखोगे तो यहाँ पे जो पूरा प्लेट्यू है आपका, यहाँ पे वो काफी ज्यादा इरोडेड भी है, मतलब काफी इरोजन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। चेरापूंजी अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट चेरापूंजी में काफी ज्यादा रॉकी सरफेस या पथरीला जमीन आपको देखने को मिलेगा, जहां पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन कवर नहीं है। हालांकि चेरापूंजी भी बहुत ज्यादा बारिश रिसीव करता है। हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग प्लेस इन द वर्ल्ड मौसिन राम भी आपको यही देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू भी हम लोग यहाँ पे और फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, खारो, खासी, जयंतिया हिल्स के फॉर्म में। और यही हिल्स रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे विंड्स को ब्लॉक करने के लिए और यहाँ पे रेनफॉल कॉज करने के लिए, ठीक है। चलो नाउ लेट्स कम टू द इंडियन डेजर्ट या भारतीय रेगिस्तान। अगर आप देखोगे दोस्तों तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली, अगर अरावली हिल्स के नॉर्थ वेस्ट में चले जाएंगे तो आपको जो है भारत का ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इट्स अ लैंड ऑफ अनडुलेटिंग, बड़ी अनइवन से टोपोग्राफी है यहाँ पे, कई सारे लॉन्गिट्यूडनल डिल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल डिल्स मैंने बताया कैसे होते हैं, ऐसे सीधे सीधे होते हैं, और बार्चन्स कैसे होते हैं, बार्चन्स ऐसे चांद के शेप में इस टाइप से आपके क्रिएटेड होते हैं, इसको हम कहते हैं बार्चन्स, ठीक है। तो रीजन में काफी ज्यादा लो रेनफॉल है, 150 मिलीमीटर बिलो, मतलब पर ईयर के हिसाब से। एरिड यानी ड्राई क्लाइमेट आप मान लीजिए, वेजिटेशन कवर बहुत लो है यहाँ पे, एंड इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसको हम कई बार जो है मरुस्थली भी कहते हैं। तो मरुस्थली मींस द डेजर्ट रीजन, ठीक है। तो बिलीव माना जाता है कि दैट ड्यूरिंग द मीसोजोइक एरिया, जो मीसोजोइक एरिया का टाइम था, इस रीजन में कभी समुद्र हुआ करता था, सी हुआ करता था, ठीक है। इसको आप एक एविडेंस से प्रूव कर सकते हो कि एक एविडेंस जो है यहाँ पे वुड फॉसिल्स मिले हैं एट अ पार्क एट अकाल, है ना, एंड जो मरीन डिपॉजिट्स मिले हैं ब्रह्मसार के पास, जैसलमेर में एक जगह है, तो वो इस बात को प्रूव करते हैं कि किसी जमाने में हो सकता था कि यहाँ पे एक समुद्र हुआ करता हो, समुद्र एग्जिस्ट किया करता हो, ठीक है। और जो अप्रोक्सीमेट जो फॉसिल्स का एज यहाँ पे मिला है बेटा आपका, वो लगभग 180 मिलियन ईयर्स पुराना है। फिलहाल यहाँ पे एक डेजर्ट क्षेत्र है, किसी जमाने में हो सकता था यहाँ पे समुद्र एग्जिस्ट करता होगा। इनफैक्ट इसका एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि आप देखिएगा कि सॉल्ट वाटर लेक्स भी हैं आपके राजस्थान के अंदर, जैसे सांभर सॉल्ट वाटर लेक हो गया, सैलिनिटी। तो सैलिनिटी भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट करती है, किसी जमाने में समुद्र एग्जिस्ट किया करता होगा यहाँ पे, राइट। सो दो द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जो है आपके डेजर्ट का, ये एक एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही, बट ड्यू टू एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस अगर आप देखेंगे तो इसका जो सरफेस है पूरा कवर हो चुका है अभी विद मतलब सैंड एंड आपका ड्यून्स, ठीक है। चलिए नाउ अब अगर आप देखोगे बच्चे तो सम ऑफ द वेल नोन डेजर्ट फीचर्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो आपकी मशरूम रॉक्स है। मशरूम रॉक्स कैसी होती है, किसी भी रेगिस्तान में आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके आपको पत्थर दिखाई देंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा ड्राई पत्थर होते हैं। तो मशरूम रॉक्स हो गए आपकी, बार्चन्स हो गए, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हो गए आपके, है ना, ओएसिस हो गए। ओएसिस मतलब आप देखेंगे सदर्न पार्ट में आप जाएंगे तो जब कभी भी रेगिस्तान के अंदर थोड़ा सा पानी का रिसोर्स होता है उसको हम कहते हैं ओएसिस, ठीक है।
चलिए, अब अगर आप देखोगे ओरिएंटेशन के हिसाब से डेजर्ट को डिवाइड किया जा सकता है दो पार्ट्स में, ठीक है। पहला है आपका जो नॉर्दर्न पार्ट जो कि सिंध की तरफ स्लोप करता है आपके पाकिस्तान वाली साइड, और दूसरा है सदर्न पार्ट जो कि रान ऑफ कच्छ गुजरात वाले साइड स्लोप करता है। अब मोस्ट ऑफ द रिवर्स इस इलाके में आपको सीजनल देखने को मिलेंगी। ओनली इंपॉर्टेंट रिवर्स पूरे रीजन की है दैट इज लूनी, तो थोड़ी लंबी आपको देखने को मिलती है इसके सदर्न पार्ट में, ठीक है। लो प्रेसिपिटेशन है, इवापोरेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से यहां पे पानी बहुत ज्यादा कम रहता है ना, कि बारिश कम हो रही है बट इवापोरेशन बहुत हाई है। अब अगर आप देखोगे तो कुछ स्ट्रीम्स ऐसी हैं जो थोड़े टाइम फ्लो होने के बाद डिसअपियर हो जाती हैं, किसी लेक के साथ जाके मिल जाती हैं, ठीक है। और टिपिकल अगर आप देखोगे तो यहां पे इनलैंड जो ड्रेनेज है वो उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। मतलब जो रिवर्स है आपकी थोड़ी बहुत है, छोटी मोटी रिवर्स है, थोड़े डिस्टेंस को फ्लो करती हैं, बाद में किसी लेक वेक के साथ मिल जाती हैं, तो एज ए रिजल्ट लूनी को छोड़ के और कोई बड़ी नदी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो ये जो लेक्स वगैरह हैं बच्चे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सॉल्ट। मैंने आपको बताया ना कि सांभर सॉल्ट लेक बहुत फेमस है राजस्थान का, जहां से कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन किया जाता है। अब आ जाते हैं भाई भारत के कोस्टल प्लेन्स पे। तो देखिए इस तरीके से हमारे डेजर्ट है, राइट। चले तो देखिए किस टाइप के सैंड ड्यून्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये जो सैंड ड्यून्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बच्चे, इन्हीं को हम कहते हैं बारचंस, ठीक है। इस टाइप का शेप आपको दिखाई देगा, और ये जब सीधे सीधे आपको दिखाई दे तो समझ जाएगा दे आर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ठीक है। चलिए नाउ अब अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे तो कोस्टल प्लेन्स की बात आ जाती है। लेट्स टॉक अबाउट कोस्टल प्लेन्स। अब कोस्टल प्लेन्स अपने आप में बड़े इंटरेस्टिंग है यार, इसको हम लोग एक मैप से समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट कोस्टल प्लेन्स, तो आप देखो कोस्टल प्लेन्स क्या है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, एक पतला सा जमीन का पट्टा है, किसके बीच में, घाट्स के बीच में, हिल्स के बीच में और आपके समुद्र के बीच में, तो ये कहलाता है आपका कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं अभी, वापस मैप पे आते हैं फिर। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया का ना कोस्ट लाइन बहुत लंबा है, और इसी के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे और जो एक्टिव प्रोसेस चल रहे हैं हमारे, इसके बेसिस पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, ईस्टर्न कोस्टल और वेस्टर्न कोस्टल। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है बेटा आपके एग्जांपल है सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन की, जो कि काफी हद तक पानी में डूबे हुए हैं। ऐसा माना जाता है जो हमारी द्वारका की सिटी, द्वारका श्री कृष्ण की द्वारका जो है बेटा गुजरात के अंदर पूरी सबमर्ज्ड है, नीचे अभी कई सारे डाइवर्स जाते हैं, उन्होंने पता लगाया कि भाई पूरा शहर था जो नीचे डूब गया, जो विच वाज वंस अ पार्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड सिचुएटेड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट, अभी जो है पानी के अंदर डूब चुकी है। तो श्री कृष्ण की जो द्वारका नगरी है बेटा, किसी जमाने में इंडियन मेनलैंड का, जमीन का हिस्सा हुआ करती थी, बट अभी क्या है कि क्योंकि एकदम कोस्टल एरिया पे सिचुएटेड थी, बिल्कुल किनारे आप कह सकते हैं कोस्टल प्लेन्स के, तो अभी काफी ज्यादा डूब चुकी है, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस सबमर्जेंस एक नैरो बेल्ट जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, पूरा मैंने कहा था एक नैरो सा पट्टी, सकरा सा पट्टी है पूरा जमीन का, जो हमारे कोस्टल एरियाज पे एग्जिस्ट करता है, इसी को अपन कहते हैं द कोस्टल प्लेन्स। अगर आप देखोगे इसका फायदा क्या है कि पोर्ट डेवलपमेंट्स के लिए काफी बढ़िया है, जैसे कांडला पोर्ट है आपका, मजगांव पोर्ट है, नाव सेवा है, मारमगांव है, ये काफी सारे पोर्ट्स हैं आपको जो इसके अलॉन्ग देखने को मिल जाएंगे भारत के वेस्ट कोस्ट के अलॉन्ग, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें कहां से एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड करता है गुजरात कोस्ट से इन द नॉर्थ टू केरला कोस्ट इन द साउथ, ठीक है। अब इसको हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जो कच्छ और कथियावर का इलाका आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, कोंकण कोस्ट मुंबई से गोवा के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। मलाबार कोस्ट आपको अराउंड केरला और कर्नाटक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है बच्चे काफी नैरो हैं, काफी सकरे हैं, है ना, इन द मिडिल। एंड जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाते हो, है ना, नॉर्थ एंड साउथ जाते हो तो थोड़ा से ब्रॉड हो जाते हैं, तो बीच में काफी पतले हैं, नॉर्थ एंड साउथ थोड़ा सा चौड़े हैं। तो रिवर्स जो यहाँ पे फ्लो कर रही है वो कोई भी डेल्टा यहाँ पे फॉर्म नहीं करती। अब मलाबार की अगर हम बात करें तो मलाबार कोस्ट जो है ना, इसके कुछ बड़े स्पेशल फीचर्स है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कयाल्स देखने को मिलेंगे, केरला के बैक वाटर्स जहां पे रेस होती है, आपने देखा होगा स्नेक बोट रेस होती है बहुत बढ़िया सी, तो कयाल्स यानी जो बैक वाटर्स होते हैं, थोड़ा सा आपको लेक टाइप के एरियाज देखने को मिलते हैं मलाबार कोस्ट में, ठीक है, जिसको फिशिंग के लिए, लैंड नेविगेशन के लिए काफी यूज किया जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो हर साल यहाँ पे एक वेरी फेमस नेहरू ट्रॉफी वल्लमकली आदमी स्नेक बोट रेस ऑर्गेनाइज की जाती है इन द बैक वाटर्स ऑफ केरला, लोग घूमने भी जाते हैं इनफैक्ट इसको। तो ये है बेटा अपने कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, फटाफट से इसको स्टडी कर सकते हैं। तो देखो यहां से जो अपना कच्छ और कथियावर वाला रीजन है, ये है अपने पूरे गुजरात कोस्टल प्लेन्स। फिर महाराष्ट्र से गोवा वाला जो सेक्शन आपका है पूरा कोंकण कोस्ट है, और ये केरला कर्नाटक वाला सेक्शन आपका मलाबार कोस्ट है। ऐसे ईस्टर्न साइड पे आप आ जाइए तो तमिलनाडु के साइड वाला जो एरिया बेटा कहलाता है करमंडल कोस्ट, और ऊपर उड़ीसा वाले साइड आप चले जाएंगे थोड़ा सा तो नॉर्दर्न सरकार है, और ऊपर जाएंगे तो उसको हम कहते हैं द उत्कल प्लेन्स। तो इस तरीके से बच्चे अगर आप देखोगे तो हमारा कोस्टल प्लेन्स बच्चे यहां पे डिवाइडेड है, ठीक है। चलिए लेट्स कम टू दैट। एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है बेटा, ये थोड़ा सा ब्रॉडर है, थोड़ा चौड़ा है, एंड इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एमर्जेंट कोस्ट। एमर्जेंट का मतलब होता है जो पानी से ऊपर हो, सबमर्ज्ड का मतलब होता है जो पानी के अंदर थोड़ा सा ढका हुआ हो। तो ये एमर्जेंट कोस्ट का अच्छा एग्जांपल है। वेल डेवलप्ड डेल्टास आपको यहां पे दिख जाएंगे, जो आपकी रिवर्स यहां पे बना रही होती हैं, जो भी बे ऑफ बंगाल फॉल कर रही हैं, इसमें आपके डेल्टास आ जाते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के, ठीक है। अब क्योंकि एमर्जेंट है, पानी काफी ऊपर है, तो इस वजह से आप देखोगे इसमें पोर्ट्स काफी कम है, बिकॉज पोर्ट्स के लिए आपको गहरा पानी चाहिए होता है, जहां पे आप समुद्र में जो है शिप को खड़ा कर पाओ। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि बेटा यहाँ पे दो रीजन है। नंबर वन कि भारत के ईस्टर्न कोस्ट पे ना बहुत ज्यादा कम पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, दो रीजन। पहला रीजन कि एमर्जेंट है,
तो मतलब पानी से ऊपर है काफी, तो पानी का जो गहराई आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। प्लस जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, जब आप कभी भी किनारे से, समुद्र के किनारे से समुद्र के पानी के अंदर जब आप एंटर करते हो तो कुछ जमीन का एरिया आपके पास होता है, ठीक है, लैंड एरिया जो आपके पास होता है, इसको अपन कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी काफी ज्यादा है बच्चे, अगर आप देखोगे 500 किलोमीटर तक समुद्र के अंदर आपको देखने को मिलेगा लैंड एरिया, जिसकी वजह से पोर्ट्स को डेवलप करना ईजी नहीं है, बिकॉज पोर्ट्स को चाहिए गहरा समुद्र, गहरा पानी जहां पे आप शिप्स खड़ी कर पाओ, बट नीचे क्योंकि इतनी गहराई है नहीं, शैलो वाटर से एज अ रिजल्ट आप देखोगे पोर्ट्स यहां पे बहुत ज्यादा डेवलप नहीं किए जा सकते, ठीक है। चलिए, कुछ पोर्ट्स आपको दिख जाएंगे बट बहुत ज्यादा पोर्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्दर, दैट इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज आइलैंड्स। तो आइलैंड्स की बात करते हैं हम लोग यहां पे फटाफट से, आखिरी टॉपिक है अपना आइलैंड्स, उसके बाद क्लास को करेंगे वाइंड अप। तो आइलैंड्स की बात करें, दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स अपने को देखने को मिलेंगे। नंबर वन, एक बे ऑफ बंगाल में है और दूसरा अपने पास कहां है, अरेबियन सी के अंदर। बे ऑफ बंगाल वाले जो आइलैंड ग्रुप्स हैं इसमें करीब 572 आइलैंड्स के आसपास हैं, ठीक है, और जो रफली अगर इसके लोकेशन की बात करें तो 6 से 14 डिग्री नॉर्थ, और अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 92 से 94 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे ना दो मेजर ग्रुप्स हैं जो कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स कंटेन करते हैं, इसको आप आइलैंड्स भी कहते हैं। इसमें एक तो रिचीज आर्चिपेलागो हो गया और दूसरा हो गया आपका लैब्रिंथ आइलैंड। तो हमने क्या देखा कि लगभग जो आपका बे ऑफ बंगाल वाला साइड है, यहां पे आपका अंडमान निकोबार पड़ता है, और अंडमान निकोबार कोई एक आइलैंड नहीं है दोस्तों, ये 572 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक बड़ा सा ग्रुप है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो हमने यहां पे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है इसको, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ, ठीक है। और यही जो अंडमान का सेक्शन है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जो निकोबार का सेक्शन इसके अंदर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और इनको मिला करके बनता है आपका द अंडमान एंड द निकोबार, ठीक है। चलिए, अब अगर आप देखोगे तो अंडमान एंड निकोबार को जो सेपरेट करती है वाटर बॉडी, इसका नाम है द 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो इट इज बिलीव दैट कि जो आइलैंड्स है ये एक एलिवेटेड पोर्शन है सबमरीन माउंटेन का, ऐसा माना जाता है कि यार समुद्र के अंदर जो है बहुत बड़ा सा पहाड़ है और उसी का जो उठा हुआ पोर्शन है जमीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वही आइलैंड्स है, ठीक है। हाउएवर सम स्मॉलर आइलैंड्स जो है इसके वोल्केनिक ओरिजिन भी है, जैसे अगर आप देखोगे तो अंडमान निकोबार के जो पूरा ग्रुप है इसमें एक आइलैंड पड़ता है बारेन आइलैंड, जो इसमें भारत का ओनली एक्टिव वोल्केनो, जो काफी टाइम से अभी फटा नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो ये कहां सिचुएटेड है, इन द निकोबार वाला साइड। तो बारेन आइलैंड जो है अगर आप देखोगे इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एक्टिव वोल्केनो इन भारत। तो अभी तक फिलहाल नहीं फट रहा है, जब फटेगा तब पता चलेगा इसका, ठीक है। तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते। तो हमने क्या पढ़ा यार कि भारत में दो तरीके के आइलैंड ग्रुप्स है, नंबर वन एक अरेबियन सी में अपना, ठीक है, और एक अपने पास बे ऑफ बंगाल में। तो अरेबियन सी वाला लक्षद्वीप है, ठीक है, अरे और बे ऑफ बंगाल वाला बेटा कौन सा है, ये अपने पास हमारा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अब अंडमान एंड निकोबार कोई दो आइलैंड्स नहीं, हमने क्या पढ़ा कि अंडमान निकोबार एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आपको मिल जाएंगे, इसको आप आइलैंड्स भी कह सकते हो। तो 572 आइलैंड्स का एक प्रॉपर ग्रुप है, तो नॉर्थ में अंडमान, साउथ में निकोबार, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे कि यहाँ पे काफी सारे आपको वॉल्केनिक इरप्शंस वाले भी माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है द बैरन आइलैंड, ठीक है। चलिए, और इनको सेपरेट कौन करता है, इनको सेपरेट करती है वाटर बॉडी कॉल्ड एज द 10 डिग्री चैनल। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स जो आपको यहां देखने को मिलेंगी, एक तो आपकी सैडल पीक होगी नॉर्थ अंडमान में 738 मीटर्स, माउंट डियावालो हो गया मिडिल अंडमान 515 मीटर्स, माउंट कोएब हो गया साउथ अंडमान में 460 मीटर्स, और आपका माउंट थ्यूलर हो गया इन द ग्रेट निकोबार 642 मीटर्स। तो ये कुछ माउंटेन पीक्स भी हैं जो आपको इस आइलैंड्स के अंदर देखने को मिलती हैं, हालांकि बहुत बड़ी नहीं है बट स्टिल दे आर सिग्निफिकेंट। अब आ जाते हैं फटाफट से, लेट्स कम टू द लक्षद्वीप वाला पार्ट। अब अगर आप देखोगे जो कोस्टल लाइन है इसमें कई सारे कोरल्स आपको दिखाई देंगे। कोरल्स क्या होते हैं, शॉर्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब ये मर जाते हैं ना तो ये अपने स्केलेटन से कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट करते हैं, तो एकदम इकट्ठा हो जाते हैं, जम जाते हैं, तो ये काफी सुंदर भी दिखते हैं देखने में इनफैक्ट, ठीक है। तो उसको अपन कहते हैं कोरल्स। तो अगर आप देखोगे सुंदर सुंदर बीचेस भी इधर, तो ये आइलैंड्स जो है ना इनको कन्वेक्शनल रेनफॉल मिलता है, ठीक है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल का मतलब होता है कि अपना पानी इवापोरेट हुआ, ठीक, क्लाउड्स बने, बारिश हो गई था, ठीक है। तो वेरी वेरी सिंपल। और इनफैक्ट अगर देखोगे तो इक्वेटर के पास है तो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो आइलैंड्स जो अरेबियन सी के अंदर हमारे भारत के पास है वो कहलाते हैं हमारे लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है। तो लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय की बात करें तो इनका लोकेशन लगभग 8 से 12 डिग्री नॉर्थ है, 71 से 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और ये जो आइलैंड्स है बेटा इनका जो लगभग डिस्टेंस है वो 220 किलोमीटर से 440 किलोमीटर है ऑफ द केरला कोस्ट, ठीक है। जो एंटायर आइलैंड ग्रुप है बेटा इसमें आपको बहुत सारे कोरल्स दिखाई दे जाएंगे। तो कोरल्स अगर आपको देखने हो रियलिटी में तो लक्षद्वीप इज अ गुड वे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो करीब 36 आइलैंड्स का ग्रुप है जिसमें से 11 इनहैबिटेड है, यहाँ पे लोग रहते हैं। मिनिकॉय जो है बेटा लार्जेस्ट आइलैंड है जिसका एरिया लगभग 453 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो एंटायर ग्रुप है आपका आइलैंड्स का इसको हम लोग जो है बच्चे डिवाइड करते हैं बाय द फॉर्म ऑफ 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो पूरा आइलैंड का जो ग्रुप है अपना मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ठीक है, इसको डिवाइड करता है बीच में बॉडी जिसको अपन कहते हैं 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि इसके नॉर्थ में अपने पास अमिनी आइलैंड है, साउथ में जो है कनानोर आइलैंड है,
और जो आइलैंड्स हैं इस पूरे आर्चिपेलागो, इस पूरे एरिया के बच्चों, इसमें काफी तगड़ी बीचेस भी हैं, ठीक है, जहां पे आप देखोगे बहुत सारे पेबल्स, बहुत सारे पत्थर वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है, काफी सारे बोल्डर्स मिल जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर आपको मिल जाएंगे ऑन द ईस्टर्न साइड। तो हमने क्या देखा, लक्षद्वीप क्या है, कोरल आइलैंड्स है। लक्षद्वीप में भी आपको दो कैटेगरीज दिखेंगी, एक लक्षद्वीप हो गया आपका, ठीक है, और एक अपना मिनिकॉय हो गया। इनको सेपरेट कर रहा है अपना 9 डिग्री चैनल यहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट हमने क्या देखा यहाँ पे कि नॉर्थ ऑफ द लक्षद्वीप इज आमिनी आइलैंड, ठीक है, या आप देखिए 9 डिग्री चैनल के अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो आपको आमिनी मिलेगा, साउथ में जाएंगे तो आपको कनानौर मिलेगा, प्लस काफी सारे कोरल डिपॉजिट्स यहाँ पे हैं, काफी सारे बड़े बड़े पत्थर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये थे आपके बढ़िया बढ़िया आइलैंड्स, कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। डन। चलो अब कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम द निकोबार। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा कि दो वाटर बॉडीज हैं, एक 10 डिग्री चैनल और एक 9 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करेगा, ये सेपरेट करेगा अंडमान और निकोबार को। 9 डिग्री चैनल के साइड है, ये रहेगा अपने लक्षद्वीप वाले साइड, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज द 10 डिग्री चैनल, ठीक। डन। चलो अगला सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंजेस इज द डोडा बीटा पीक सिचुएटेड। अब ये वाला क्वेश्चन भाई तुम्हारे लिए बढ़िया सा होमवर्क है, होमवर्क मतलब इन द सेंस कि तुम्हें करना है इसको कहां पे, कमेंट सेक्शन के अंदर। तो तुम्हें ये बताओ कि डोडा बीटा पीक जो है बेटा कहां पे सिचुएटेड है। हमने ये पढ़ा कि अनाईमुडी और डोडा बेटा ये दोनों किसकी पीक्स हैं, वेस्टर्न घाट्स की। हाईएस्ट इज अनाईमुडी, उसके बाद अपना डोडा बेटा है। ईस्टर्न घाट्स वाले साइड पर महेंद्रगिरी काफी ज्यादा ऊंची पीक है, ठीक है। महेंद्रगिरी के बाद भी एक अभी नई पीक डिस्कवर हुई थी, इसका नाम था जींदगाड़ा, है ना, जिसको हम कई बार अभी नाम लेते नहीं है, बट जींदगाड़ा का जो ऊंचाई है ईस्टर्न घाट्स पे वो महेंद्रगिरी से भी ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट्स की दो याद रखिएगा, महेंद्रगिरी और जींदगाड़ा, और वेस्टर्न की दो याद रखिएगा, दैट इज डोडा बेटा और अनाईमुड़ी। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि डोडा बेटा जो है बेटा वो कौन से हिल्स के साइड पड़ती है, ठीक है। चलिए तो ये था भाई अपना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड, या फिर आप कह सकते हो द स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, राइट। ओह भाई चलो पेन थोड़ा सा गिर गया, इसको थोड़ा सा उठा लेते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। लगभग हमने काफी सारी बातें की यार पूरे टाइम पीरियड में ना, काफी सारी बातें आप बच्चों से की, बड़ा अच्छा लगा। तो भैया बहुत इजी चैप्टर है, कुछ ऐसा इसमें बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। आपको वही फिजिकल फीचर्स दोबारा से पढ़ने, पहले हमने 3 डिविजन्स पढ़े, पेनिनसुलर ब्लॉक पढ़ा, हिमालयन पेनिनसुलर माउंटेन्स पढ़े, और अपना सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन एरिया पढ़ा। फिर उसी को और इलाबोरेटिव वे में हमने समझा कि कौन कौन से फिजिकल फीचर्स जो है वो भारत के अंदर लाइक करते हैं, ठीक है। हमने बात की हमारे हिमालयन माउंटेन्स की, हमने बात की नॉर्दर्न प्लेन्स की, हमने यहाँ पे बात की द ग्रेट इंडियन डेजर्ट की, हमने यहाँ पे बात की हमारे द पेनिनसुलर प्लेट्यू की, हमने बात की द कोस्टल प्लेन्स की, और हमने बात की यहाँ पे हमारे आइलैंड्स की। अब प्लेन्स और घाट्स में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। घाट्स पहाड़ी सेक्शन है, ध्यान रखिएगा, पहाड़ वाला जो इलाका है भारत के वेस्टर्न साइड पे वो घाट्स हैं, पहाड़ वाला इलाका जो ईस्टर्न साइड्स पे वो भी अपने ईस्टर्न घाट्स हैं। अब पहाड़ों के बीच में और आपके समुद्र के बीच में एक लैंड एरिया आता है, प्लेन एरिया आता है, जो कोस्टल प्लेन्स कहलाता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो बीच का पार्ट है उसका काफी सकरा है, और नॉर्थ एंड साउथ में थोड़े से आप देखेंगे तो बड़ा है, ठीक है। ऐसी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो अपना जो ईस्टर्न घाट्स हैं और जो अपना समुद्र का इलाका है उसके बीच का जो लैंड स्ट्रिप है बेटा वो कहलाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहां पे दिक्कत और समस्या ये है कि पहली बात यार पानी बहुत शैलो है, ठीक है। दूसरी बात कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी जब आप किनारे से समुद्र में उतरते हैं तो काफी हद तक जो है ना आप देखेंगे जमीन का हिस्सा भी आपके पास रहता है, तो ये बहुत ज्यादा है यहाँ पे। एज ए रिजल्ट पोर्ट्स बनाना इजी नहीं है, शिप्स खड़ी करना इजी नहीं है। तो वेस्टर्न साइड पे आपको ज्यादा पोर्ट्स दिखाई देंगे, ईस्टर्न साइड पे आपको कम पोर्ट्स दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए तो गाइज ये था अपना चैप्टर स्ट्रक्चर एंड जियोग्राफी। मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आपका जो होमवर्क है वो रेडी रखना, और अगले क्लास में आपसे कुछ क्वेश्चन मैं और पूछूंगा, ठीक है। चलो तो इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे अमेजिंग, स्टे कूल, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।